जो लाइन तुमने कही कंसिस्टेंट रहो उसका कोई मतलब नहीं है यार। ज़्यादातर मार्केटर्स मार्केटिंग किताबों से सीखते हैं। डिग्री छोड़ना मुझे कंटेंट क्रिएशन के लिए सबसे बेवकूफ़ी भरा आइडिया लगता है। आज जो शख्स हमारे साथ है, उसने देश के कई टॉप क्रिएटर्स के साथ काम करके मार्केटिंग सीखी है, जैसे कि राज शमानी और फाइनेंस विद शरण जैसे लोग। हाई टिकट्स को आप कभी भी कोड से क्लोज नहीं कर सकते। हाई टिकट्स हमेशा रेफरल से ही होते हैं। आप बस किसी इवेंट में जाके भी हाई टिकट क्लोज नहीं कर सकते। और इसने ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, आपके ब्रांड और पहचान की एंड टू एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन जैसी सर्विसेज देने के लिए पूरा एक ब्रांड खड़ा किया है। मान लो कि तुम सब कुछ छोड़कर बस कंटेंट बनाना शुरू कर दो, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बढ़िया आइडिया है। क्योंकि कल को कोई एआई अवतार तुम्हारी जगह ले सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे पास कोई 5 दिन का प्लान नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पास 6 महीने का माइलस्टोन होना चाहिए जिसे अचीव करना है। बिल्कुल। अभी के लिए व्यूज निकालना बहुत आसान है, भरोसा नहीं। जैसे जैसे एआई का स्केल बढ़ता जाएगा, व्यूज निकालना और भी आसान हो जाएगा। भरोसा तब भी आसान नहीं होगा। आज हमारे साथ हैं मिस्टर सिंधु। हमारे शो में आपका स्वागत है। बुलाने का शुक्रिया। यहाँ आने के लिए कृपया मुझे बताइए कि उन सबके बीच से गुजरने का अनुभव कैसा था और आज अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाने की इच्छा कैसे आई? कृपया अपनी जर्नी के बारे में बताइए, क्योंकि शुरुआत में आप तो एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे और फिर आप यहाँ कैसे पहुंचे? वो तो गया कब का। लेकिन सबसे पहले मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। यहाँ आके बहुत उत्साहित हूँ। सच कहूँ तो मुझे खुद भी ठीक से नहीं पता कि बज़लैब किस रूप में आकार लेगा, कहाँ जाएगा। मुझे इतना ज़रूर साफ है कि हाँ, मैं एक मीडिया कंपनी बनाना चाहता हूँ। मैं एक मीडिया कंपनी बना रहा हूँ। लेकिन मेरी यात्रा की शुरुआत, जैसे कि मैंने यहाँ सेरेंडिपिटी शब्द लिखा है, क्योंकि मैं सच में उस पर विश्वास करता हूँ। तो मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था, क्योंकि मुझे बस उसमें बहुत आकर्षण था। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि ठीक है, मैं गणित में बहुत अच्छा नहीं, ठीक है, फिज़िक्स में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, इसे छोड़ देता। फिर मुझे म्यूज़िक से पिलड़ हो गया और फिर मुझे काम करने का मौका मिला। या आप कोई वाद्य यंत्र बजाते हैं? मैं अरेंज कर सकता हूँ, मैं मिक्सिंग मास्टरिंग का काम। मेरा दिमाग बहुत आसानी से साउंड्स अरेंज कर सकता है। अच्छा, बेसिक मुझे पता है, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। तो 3 साल तक मैं एक लोकल प्रोडक्शन हाउस में काम कर रहा था, जो ज़ेड के स्वामित्व में। ठीक है। और मुझे लगता है कि इसी तरह मेरी नींव कॉपी राइटिंग, सॉन्ग राइटिंग, अरेंजमेंट, क्रिएटिव फील्ड्स आदि में मजबूत हुई। और मैं उड़ीसा से हूँ, तो मैं वहीं रहता था। फिर ऐसा हुआ कि मुझे इस फील्ड से प्यार मिला, इस क्रिएटिव फील्ड में। जैसे जब आपकी हॉबी आपका प्रोफेशन बन जाती है, तो उसमें कुछ बदलाव आ जाता है, क्योंकि हॉबी में आप चीज़ें प्यार से करते हैं, डेडलाइन के लिए नहीं। तो मैंने कहा नहीं, अब मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। मुझे इसका बिज़नेस वाला पहलू पसंद आने लगा। म्यूज़िक बिज़नेस का क्या हो। ठीक है। तो मैं मीडिया में एमबीए करने गया, जिसमें मैंने फ़िल्म और म्यूज़िक मार्केटिंग में स्पेशलाइज़ेशन की। ओ, आपने मीडिया में एमबीए की और फिल्म में स्पेशलाइजेशन की। फ़िल्में और डिजिटल पीआर के क्षेत्र में काम। ओ वाह! कहाँ से? एमआईटी से, ये 2015 की बात है। अरे वाह! और मैंने ज़्यादा रिसर्च भी नहीं की थी। बस सीधे चले गए। मैं बस चला गया। मैं एक छोटे शहर से आया हूँ, इंटरनेट भी नहीं था। जो भी देखा वही कर लिया। दैट क्या ये फैसला सही था? ज़ाला ने मैं बिल्कुल भी नहीं। अ, लेकिन उसी ने मुझे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया कि जो भी इनक्यूबेटर इकोसिस्टम में हो रहा है, उसके बारे में जागरूक रहूँ। वो आईआईटी दिल्ली इनक्यूबेटर हुआ करता था। ठीक है। मैं फाउंडर से अच्छी तरह जुड़ा रहता था और जो भी वे कर रहे थे उसमें भी। इसी तरह मेरी मुलाकात एक फाउंडर से हुई जो एक सोशल नेटवर्किंग ऐप बना रहे। ये 2016 की बात है। मुझे वो आइडिया बहुत पसंद आया। मैं एक आम सा लड़का हूँ, तो अगर मुझे कुछ अच्छा लगता है तो मैं बस उसके लिए चला जाता हूँ। मैं ज़्यादा डरना-वरना नहीं करता। मुझे वो आइडिया बहुत पसंद आया और फिर मैंने बस कह दिया, ठीक है, हम तुम्हारी को-फाउंडर टीम में जुड़ जाते हैं। और हम सब ने शुरुआत कर दी और हमारी निवेशक बॉम्बे में है, तो इसी तरह मैं नोएडा से बॉम्बे शिफ्ट हुआ और मैं ऐसे को-बिल्ड कर रहा था। मेरे भी अच्छे दिन गए। ऐसे दिन भी आए जब ताज होटल में लोग मुझे जानते थे। अब दुनिया के टॉप शॉट से मिल रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। और फिर हम उस पे काम नहीं कर पाए, सुझा उस मॉडल के। ठीक है दोस्तों, तो आजकल के इस दौर में हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अनोखी दुनिया क्या है? ये मशीन लर्निंग की दुनिया है? ये कंप्यूटर साइंस की दुनिया है? और आप इसका चेहरा हैं, क्योंकि आज के समय में ब्रांडिंग बहुत मायने रखती है। ब्रांडिंग, विज्ञापन, मार्केटिंग, बजटिंग, और आपने इसके इर्द-गिर्द एक पूरी विरासत बना ली है। सिर्फ इसलिए नहीं कि सिर्फ किताबों और डिग्री से नहीं, बल्कि आपने अनुभव और कौशल से सीखा है, और आज की दुनिया में ये बहुत मायने रखता है।
असल में अगर देखा जाए तो आप किसी आइडिया में कैसे आ गए? या जैसे आपके दिमाग में आया कि ठीक है, यही मुझे करना है। अपनी बैचलर और मास्टर्स डिग्री करने के बाद जो मैं आज कर रहा हूँ, वो मेरी डिग्री से मेल नहीं खाता। सही है ना? तो आपको कब एहसास हुआ कि यही मुझे करना है, यही मुझे पसंद है? वो बदलाव क्या था जो आया? और क्या आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आप फाइनेंस जैसे बड़े नामों के साथ या शरण या राज शमानी के साथ काम करने में कैसे जुड़े? या फिर फ़िल्टर कॉफ़ी के साथ भी अगर उस बात को देखें तो? मुझे लगता है कि मुझे अब तक नहीं पता कि मुझे क्या करना है और मुझे लगता है कि यही मेरी सुपर पावर है। असल में मुझे लगता है जब इंसान को सच में नहीं पता होता कि उसे क्या करना है, हाँ, पीछा करते रहें। और भी, आप आगे बढ़ते रहते हैं और हाँ, बिल्कुल सही, हाँ, तो यही बिल्कुल आई गेट मुझे आपसे सहमत होना होगा। मैंने अपनी पहली कंपनी छोड़ दी और पेटीएम इनसाइडर में शामिल हो गया क्योंकि ऐसा हुआ। ये लैप पेटीएम इनसाइडर को अब डिस्ट्रीब्यूट कहा पे। ओके, सही। मैंने लिंक्डइन पर इसके बारे में लिखना शुरू किया। फ़िल्टर कॉपी करने का यही तरीका है। पॉकेट एसएस की मूल कंपनी के संस्थापक ने मुझे पहचान लिया। ये कुछ समय पहले की बात है। 2018 2018 आपने अपनी स्क्रिप्ट लेखन और बाकी सब कुछ शुरू कर दिया 2018। मैंने शुरुआती दौर में लिंक्डइन पे लिखना शुरू किया था, तब कोई नहीं लिखता था। हाँ, किसी को पता नहीं था। तो उन्होंने मुझे एक कप कॉफ़ी के लिए बुलाया, हम मिले, उन्हें मेरे विचार पसंद आए और इस तरह मैं उनसे जुड़ गया। फिर मैंने ट्विटर कॉपी छोड़ दी, बॉम्बे से माफ़ कीजिए बैंगलोर चला गया और एक वाई कॉम्बिनेटर डेटिंग कंपनी बेटर हाल्फ में शामिल हो गया। सुगा बेंजो और जुपिटर जो एक फिनटेक कंपनी है, तो ये अलग-अलग कंपनियाँ हैं। सिर्फ जिज्ञासा के चलते एक चीज़ से दूसरी चीज़ होती चली गई। और फिर जब राज को यूट्यूब के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो बस उन्होंने भी अभी-अभी शुरुआत की थी, मुझे लगता है। उसने शुरुआत कर दी थी, वो अपने मिड पीक पे था। मिड, ठीक है? भारत में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो सच में बड़े स्तर पर कंटेंट को समझते हैं। 0 से 1 इस समय काफ़ी लोग हैं, सही है, ठीक है। ज़्यादा नहीं। स्के और जो स्केल वाले लोग हैं वो एक्स फ़िल्टर कॉपी, एक्स टीवी, एएफएक्स, बज़फ़ीड वगैरह के होंगे और आपके पास इंडिया में मुश्किल से 10 से 15 लोग ही उपलब्ध हैं। तो बस लगातार एक्टिव रहना पड़ता है। बस ऐसा ही हो गया। फिर शरम में संपर्क किया। जब वो 1% क्लब लॉन्च कर रहा था, मैं बस उसकी मदद कर रहा था। मेरा योगदान क्या है? 5 से 10%, लेकिन उस समय के हिसाब से काफ़ी अच्छा योगदान था। और मुझे लगता है कि ये बस लगातार जिज्ञासा है और फिर मज़ला अब मैं इसमें इसलिए आया क्योंकि मुझे लगा कि प्रोडक्शन सॉल्व करने के लिए काफ़ी लोग हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन, पैकेजिंग और इसके साइंस वाले हिस्से को सॉल्व करने के लिए बहुत कम लोग हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर आप एक पॉडकास्ट शुरू करते हैं, तो एपिसोड नंबर 1 सबसे आसान होता है। उसके बाद आप क्या करते हैं? मैंने 3 घंटे का पॉडकास्ट शूट किया। क्या मुझे 40 मिनट वाला अपलोड करना चाहिए? क्या मुझे 1 घंटे वाला अपलोड करना चाहिए? क्या मुझे 2 घंटे का पॉडकास्ट अपलोड करना चाहिए? मेरा टाइटल क्या होगा? मेरी पैकेजिंग क्या रोली? मैंने अपलोड किया लेकिन मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैंने पहले एपिसोड में 20,000 रुपए खर्च किए थे। मैं उस पैसे का हिसाब कैसे मानूँगा? ये वाजिब सवाल हैं जो क्रिएटर्स भी पूछते हैं और ब्रांड्स भी पूछते हैं। ये समस्याएँ ब्रांड्स और क्रिएटर्स दोनों के लिए है। मैंने सोचा कई कंपनियाँ प्रोडक्शन सँभालती हैं, तो मैं उनसे लड़ने के बजाय पार्टनरशिप करके उनकी मदद करूँगा। वीज़ा लेकिन मेरी असली समझ विज्ञान, दिमाग और रणनीति के पहलू की है। सही है। अब आपने ब्रांड्स की बात की, फिर आपने क्रिएटर्स की बात की। सुन आप क्या आप इन दोनों में फ़र्क करते हैं या इन्हें एक ही मानते हैं? और अगर आप इन्हें एक ही मानते हैं, तो आप इन्हें एक ही क्यों मानते हैं? क्योंकि मुझे लगता है आज की दुनिया में, नहीं सिर्फ़ आज की दुनिया में नहीं, ये तो ये तो हमेशा से ऐसा ही रहा है। 2 तरह के बिज़नेस होते हैं, एक प्रोडक्ट बेस्ड बिज़नेस और एक सर्विस बेस्ड बिज़नेस। ये तो समझ में आता है, इसे समझने के लिए आपको कुछ अलग से जानने की ज़रूरत नहीं है। एक व्यक्ति जिससे आप जाके कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो आपको प्रोडक्ट बेच रहा है। अगर आप कोई सेवा लेते हैं, जैसे मेडिकल सर्विस, फिटनेस सर्विस या फिज़ियोथेरेपी उदाहरण के लिए, तो आप एक सेवा ले रहे हैं। जब बात प्रोडक्ट की आती है, तो लोग ब्रांडिंग देखते हैं ना? जब आप किसी सेवा को देखते हैं, तो आप उस नाम को देखते हैं जो सेवा दे रहा है। सही है, सही है। तो जब बात क्रिएटर्स और ब्रांड्स की आती है, तो आप लोगों की मदद कैसे करते हैं? तो पहले मैं इसमें फ़र्क बताता हूँ और ये फ़र्क करना आसान नहीं है। एक क्रिएटर भी ब्रांड बन सकता है, बशर्ते वो वही करे जो एक ब्रांड करता है। मैं स्पष्ट करता हूँ, फाइनेंस विद शरण पहले क्रिएटर ब्रांड रहा, हाँ, मैंने शुरू से माना। 2020 से ही सही है। अब इसके अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। अगर दुर्भाग्यवश उसे कल कोई बीमारी हो जाती है, तो 1 महीने का कंटेंट रुक जाता है क्योंकि वो आ नहीं सकता। वो खुद ब्रांड है। क्योंकि वही ब्रांड जब वो 1% ब्लॉन्च लॉन्च करता है, तो वो एक ब्रांड लॉन्च करता है। यही मूल अंतर है। तो हर क्रिएटर ब्रांड नहीं होता और हर क्रिएटर ब्रांड लॉन्च भी नहीं कर सकता। ये 2 अलग-अलग सोच है। तो ये एक मिथ है। नहीं, ये उस सोच की बात है कि एक ब्रांड कैसे बनाया जाता है। फिर से,
एक और उदाहरण लेके आएँ, फूड फार्मर एक यूट्यूब पेज है, वो एक क्रिएटर है, वो बड़ा हुआ, वो एक ब्रांड बन गया। फूड फार्मर ने एक प्रोटीन ब्रांड लॉन्च किया, अगर वो प्रोटीन ब्रांड उसके चेहरे के बिना भी चल सकता है, तो उसे ब्रांड कहा जाता है। आपकी निर्भरता ऐसी नहीं है कि अगर चेहरा चला गया तो कल सब खत्म हो जाएगा। ठीक है। इशू ने उन्हें ब्रांड का आलप है। एक और क्रिएटर है, मुझे उसका नाम नहीं पता, वो एक पायलट है, एक्स पायलट। फाइन भी। हाँ, और उसने भी कोई प्रोटीन ब्रांड लॉन्च किया का। हाँ, उसने रोज़ियर फूड्स लॉन्च किया, उसने कई अलग-अलग ब्रांड लॉन्च वो ये भी पूरी तरह से विभेदीकृत है। हाँ, लेकिन यहाँ 2 अलग-अलग दर्शन हैं। जब आप एक क्रिएटर होते हैं, तो आपका पेज ही आप होते हैं। हाँ ठीक। यदि आप विश्राम कर रहे हैं, तो आपका पृष्ठ भी विश्राम कर रहा है। लेकिन जब आप एक ब्रांड लॉन्च कर रहे होते हैं, तो आप एसओपीज़ लॉन्च कर रहे होते हैं, आप विरासत बना रहे होते हैं, आप योजना बना रहे होते हैं कि कितने लोग होंगे वगैरह-वगैरह। दोनों का सोचने का तरीका बहुत अलग है, तो ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं हो सकता है। ये साथ नहीं हो सकते। ये दोनों साथ नहीं हो सकते। सही है। अगर किसी क्रिएटर में इतनी समझदारी है कि वो एक सीईओ रख सके, अगर क्रिएटर में इतनी समझदारी है कि वो एक कदम पीछे हटकर कह सके, "अरे! मैं एक बेहतरीन चीफ कंटेंट ऑफिसर हूँ, मुझे एक सीईओ चाहिए, मुझे एक सीएफओ चाहिए।" लेकिन क्या कोई क्रिएटर ऐसा करेगा? बहुत ही कम क्रिएटर्स हैं जिनका अहंकार इसकी इजाज़त देगा, क्योंकि हर क्रिएटर वो वही चेहरा बनना चाहते हैं। को ब्रांड फेस चाहिए। अ, अब आपका चैनल उसका चेहरा है, आपका ब्रांड उसका चेहरा है और शायद आप अपने ब्रांड को खुद ही खत्म कर रहे हैं। तो अगर कोई क्रिएटर ऐसा कर सकता है, तो उसके लिए थोड़ी परिपक्वता चाहिए होती है। क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए क्या? बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि समय के साथ आप भी उम्रदराज होगे, आपकी प्राथमिकताएँ बदलेंगी, आपके बच्चे होंगे, परिवार होगा और बहुत कुछ। और आपका समय ऐसा है जो लगातार कम होता जाएगा। अब बात करते हैं ब्रांड की। ब्रांड की ताकत ये है कि उसके पास इतना पैसा है कि वो आपको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना सकता है और आप उसका चेहरा बन सकते हैं। अगर कल को कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी हो जाए तो भी मेरा ब्रांड बना रहता है। इस साल पेप्सी, सलमान खान, बिल्कुल सही। कल को सलमान खान नहीं रहे। ऐसा नहीं है कि पेप्सी की बिक्री कम हो जाएगी। बिल्कुल। क्रिएटर अलग होता है, लेकिन 99% ब्रांड्स सिर्फ प्रोडक्ट से ही जुड़ते हैं। क्रिएटर्स सिर्फ सर्विसेज से ही जुड़ गए। ऐसा नहीं है। ऐसे कई क्रिएटर्स हैं जिन्होंने अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च किया है। जैसे उदाहरण के लिए आपका टेक बम है। ठीक है, आपका टेक बर्नर ने एक घड़ी वर्स की है। आपके टेक बर्नर में ओवरलेज लॉन्च किया है जो एक टी-शर्ट ब्रांड है। आपके टेक बर्नर में एक और ब्रांड लॉन्च किया जो लेयर्स हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो स्किन ब्रांड है। वो पहले ही क्रिएटर का, सही? वो प्रसिद्ध हो गया सही। और अब वो ब्रांडिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसलिए बात ये है कि किसी सेवा या उत्पाद को लॉन्च करना रचनाकारों का अपना तर्क और निर्णय होता है। ये उन पे निर्भर करता है। अगर मान लीजिए वे किसी उत्पाद को लॉन्च करें, उन्हें एक विनिर्माण इकाई, समस्या का समाधान करने वाला कोई व्यक्ति आदि की आवश्यकता होगी। इस सेवा को शुरू करना सबसे आसान है और इसीलिए अधिकांश निर्माता सेवा शुरू करते हैं। हाँ, सही, बिल्कुल। लेकिन मैं इसमें एक शर्त जोड़ रहा हूं कि अगर आपकी सेवा आपके नाम पर है, तो उदाहरण के लिए मेरे मामले में बज़ लैब मेरे बिना भी चल सकता है। लेकिन जब कोई क्रिएटर मेरे पास आता है और कहता है मुझे सिर्फ सिंधु चाहिए, तब मैं ही रुकावट बन जाता हूँ, क्योंकि सेवा मैं ही दिया। अगर मैं नहीं हूं तो वैसे नहीं लेंगे। इस मामले में कोई और हो सकता है। ये एक ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ये एक ध्यान देने वाली बात है। लेकिन जब मैं बज़ लैब बना रहा हूँ, तो मैं इसे क्रिएटर्स के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं इसे ब्रांड्स क्लब वाला। जब मैं सिंधु बना रहा हूँ, तो ये क्रिएटर्स के लिए है, तो मैंने दोनों को अलग कर दिया है। मुझे इनके फायदे और नुकसान पता है। आप एक ऐसा ब्रांड है जो ब्रांड्स को आगे बढ़ने में मदद करता है। सही है। वाह। ये एक खास क्षेत्र है। ये भी एक काफी बड़ा खास क्षेत्र है। ये दिलचस्प। तो मुझे बज़ लैब के बारे में और बताइए। इसमें क्या-क्या शामिल था? बज़ लैब को बनाने में क्या-क्या किया और आपने बज़ लैब की शुरुआत कैसे की? और नाम के बारे में भी बताइए क्योंकि ये बहुत फ़न नाम है, तो क्या है इसकी कहानी? तो जब मैं पॉकेट एसिक्स के साथ था, तब मैं बज़फीड को बहुत पसंद करता था, क्योंकि बज़फीड ही एकमात्र कंपनी थी जिसके बारे में मैं जानता था और अब भी जानता हूँ। बज़फीड के बारे में बज़फीड, ठीक है। जो दुनिया की सबसे बड़ी कंटेंट मीडिया कंपनी है और अमेरिका में भी लिस्टेड है। स्टॉक एक्सचेंज में, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और वहाँ अगर आप जाकर बज़फीड ग्रोथ टाइप करेंगे, तो आप देख सकते हैं, वे सबसे दुर्लभ और पहली कंपनियों में से एक हैं, जिन्होंने डेटा साइंस के आधार पर एक मीडिया कंपनी बनाई। मैं इसे आसान कर देता हूँ, वे कभी भी ऐसा वीडियो नहीं डालेंगे जिसके पास ये डेटा पॉइंट ना हो कि इस तरह का मज़ाक कभी ना कभी काम करता है। पॉकेट भी इसी तरह है। ये संस्कृति बनी और इसी तरह मैं इस तस्वीर में आया। मैं फ़िल्टर, कॉपी, डाइस मीडिया को बढ़ाने के लिए ज़िम्मेदार था। गॉबल ने 2 नए चैनल लॉन्च किए जिनका नाम नक्शल और जंबो है और साथ ही लोगों को भी सँभाला। ये सब अलग-अलग चैनल थे ठीक है। और मैं इसकी ग्रोथ टीम को सँभाल रहा था। तो सारी वेब सीरीज़ लॉन्च मूवी में ही, लेकिन वेब सीरीज़ लॉन्च और सारा स्केल मेरी टीम ने किया था।
पूरी बात मेरे साथ बस रह गई कि अगर मैं कभी कोई कंपनी बनाऊँगा तो वो बज़फीड जैसी होगी। उसकी संस्कृति बज़फीड के आसपास ही होगी। ठीक है, माफ़ कीजिए कि मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। आपने ग्रोथ के बारे में बात की थी। तो बड़े ब्रांड्स के लिए या जो ब्रांड्स अभी शुरू हो रहे हैं, उनके लिए ग्रोथ की परिभाषा क्या है? ग्रोथ बैलेंस शीट के हिसाब से या स्केल के हिसाब से या फिर रीच के हिसाब से? ये अच्छा सवाल है, मैं इसे थोड़ा आसान कर देता हूँ। तो ग्रोथ एक फ़ंक्शन या संस्कृति के रूप में भारत में मौजूद नहीं थी। ये सिलिकॉन वैली की संस्कृति से आया। तो आपकी मेटा, जिससे पहले फ़ेसबुक कहा जाता था, और बाकी सभी कंपनियों में ग्रोथ मार्केटिंग, ग्रोथ इंजीनियरिंग जैसी भूमिकाएँ थी। ये भारत में कभी नहीं था। भारत में हमेशा एक मार्केटिंग टीम, डिजिटल मार्केटिंग, टीम वगैरह होती है, बहुत ही बेसिक। जो अमेरिका और सिलिकॉन वैली ने कहा कि ग्रोथ एक पायरेट फनल फ्रेमवर्क है। तो एक शब्दावली है जिसे पायरेट फनल फ्रेमवर्क कहते हैं, जिसे ट्रिपल RRR कहा जाता है। अगर मैं इसे सरल बनाऊं तो मूल रूप से पहले भारत में मार्केटर का काम था कि आप अवेयरनेस को हल करेंगे। अवेयरनेस यानी ब्रांड के बारे में लोगों को बताना। बैंड के बारे में जानना, बिल्कुल सही। मार्केटर्स जिम्मेदार नहीं थे कि ऐप डाउनलोड करवाएं या ये सुनिश्चित करें कि ऐप में रजिस्टर्ड यूजर भी आ रहे हैं। पारंपरिक मॉटिट्यूड। सही है। यूजर के रजिस्टर होने के बाद उसे ऐप पे कोई एक्शन लेने के लिए प्रेरित करना, फिर यूजर से पेमेंट करवाना, फिर यूजर को ऐप पर बनाए रखना, और फिर यूजर को ऐप पर दोबारा एक्टिव करना। ये पूरा फनल गायक था। ठीक है, मैं नियो डीसीबी का एंड यूज़र हूँ। मेरा मतलब है ये कोलैब है नियो और डीसीबी बैंक का और इनके पास एक फॉरेक्स कांड है। मेरा मतलब है आप लोगों को फ्री में मार्केटिंग मिल रही है तो अभी इसका फ़ायदा उठा लो क्योंकि मैं इस समय जो भी सर्विस मिल रही है उससे बहुत खुश हूँ। तो ये जो व्यक्ति था, एजेंट या जो भी आप उन्हें कहते हैं, वो मेरे घर दरवाज़े तक आया। उसने मेरे सामने ही कार खोला। उसने कार्ड को ऐप से लिंक किया और सच में मेरे लिए सब कुछ कर दिया। क्योंकि आपने एंड टू एंड की बात की थी और आजकल ब्रांड्स यही कर रहे हैं। डीसीबी बैंक तो ऐसा नहीं करता। ये एनआईओ है जो पहल कर रहा है और ये सब कर रहा है। मुझे लगता है ये एक बेहतरीन उदाहरण है। तो असल में बैकएंड में ये हो सकता है कि ग्रोथ टीम ने इन एजेंट्स को ये खास काम करने के लिए लगाया हो, ताकि उनके पीएनएल या उनके एक्सेल शीट में ऐसा ना लगे कि आपने बस इंस्टॉल किया है, बल्कि ऐसा दिखे कि कोई व्यक्ति आपके घर आया और पूरा प्रोसेस पूरा किया। तो अब ऐसा दिख रहा है कि आप एक कंफर्म्ड यूजर हैं। यही ग्रोथ फंक्शनैलिटी भारत में आई है, और हर टीम की अपनी अलग फिलॉसफी होती है। वो एक डेटिंग कंपनी की फिलॉसफी होती है कि किसी खास इलाके में मेल टू फीमेल रेशियो को स्केल किया जाए। एक फिनटेक कंपनी की बात अलग होती है, अलग चीज होती है, लेकिन असल में पूरा फनल मार्केटिंग है। यही ग्रोथ के आसपास की सिंप्लीफिकेशन है। कंटेंट में ग्रोथ अलग होती है। मैं जिस बारे में बात कर रहा था वो प्रोडक्ट में ग्रोथ है। सही है। कंटेंट में ग्रोथ ये है कि आप प्रोडक्ट की ग्रोथ फिलॉसफीज को कैसे कंटेंट में डालते हैं। क्या मुझे कल फाइनेंस से जुड़ा कंटेंट अपलोड करना चाहिए या फिर ज्योग्राफी से जुड़ा कंटेंट अपलोड करना चाहिए? ये कौन तय करेगा? ये तय करने के लिए डेटा मॉडल क्या है? ये तय करने के लिए लॉजिक और रीजनिंग मॉडल क्या है? थंबनेल कैसे बनाना चाहिए? अगर आपने कभी यूट्यूब किया है तो आप यूट्यूब एनालिटिक्स देखेंगे। सही है। ये एक टूल है। सही है। यूट्यूब एनालिटिक्स बहुत समृद्ध है, बहुत समृद्ध और बहुत गहराई वाला डेटा है। 3D के में मैंने किसी को भी इसका असली मतलब निकालते हुए नहीं देखा है। अब आप उन डेटा का इस्तेमाल करके कोई एक्शन या फैसला कैसे लेते हैं? क्या मुझे अपनी इमेज अपने थंबनेल में ज़ूम इन करना चाहिए या नहीं? क्या मुझे नीला रंग इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? क्या मुझे कैमरे में देखना चाहिए या दाईं ओर देखना चाहिए? इसे कंटेंट में ग्रोथ कल्चर कहा जाता है। इंटेंट टैंक में। कंटेंट लेकिन इसका असर बैलेंस शीट पे भी दिखना चाहिए, है ना? क्योंकि आप कितने सम इसलिए किससे तो अब तक हम जिस बारे में बात कर रहे थे वो है। क्या ज़रूरी है? सही है। तो एक बार फिर मैं उसी फनल पे वापस आऊँगा जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ठीक है? उसमें अवेयरनेस, एक्टिवेशन होता है और फिर कुछ है जो मैं भूल गया, रेवेन्यू, रेफरल और रिपीट यूज़र या कुछ ऐसा ही। वो क्या है? रेवेन्यू लेड ग्रोथ होती है, एक्टिवेशन लेड ग्रोथ होती है, अवेयरनेस लेड ग्रोथ होती है। जब भी हम रेवेन्यू लेड ग्रोथ की बात करते हैं, तो एक अलग टीम होती है जिसे मोनेटाइजेशन टीम कहते हैं। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आपके पास आपका मैनेजर हो सकता है, जिसका काम कंटेंट को कॉमर्स से जोड़ना है। मैंने प्रोडक्शन में इतनी रकम निवेश की, इतने व्यूज़ आए, मुझे कितने डील्स मिल रहे हैं? क्या मुझे सिर्फ डील्स ही करनी चाहिए? या मुझे इसे कोर्स में बदल देना चाहिए? या मुझे कोई ऐप लॉन्च करना चाहिए? लेकिन अगर मैं ऐप लॉन्च करता हूँ, तो मुझे और पैसे लगाने पड़ेंगे। मैं वो पैसे कैसे रिकवर करूँगा? इसे पेबैक पीरियड कहा जाता है, यानी कितने दिन या कितने महीने में आप ये पैसा वापस पा रहे हैं। और ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये आप लोगों के साथ भी हो सकता है। तो मान लीजिए आपने ये पॉडकास्ट किया, आपने ये पॉडकास्ट मान लीजिए 6 महीने तक चल
आपकी एक निश्चित प्रोडक्शन लागत है। अधिकतर क्रिएटर्स ये मिस कर देते हैं। एक लागत होती है जिसे टाइम कॉस्ट कहते हैं। मतलब अगर आपने यही समय किसी को कंसल्टिंग देने में लगाया होता और आप 50,000 कमा लेते, तो तकनीकी रूप से आपने -50 किया, क्योंकि आपने यहाँ समय लगाया, तो आप वो भी कैसे रिकवर करें? तो आप कह सकते हैं, देखिए मैं कहीं और एक पैरेलल सर्विस एजेंसी चला रहा हूँ, वहाँ मैं 1 लाख का प्रॉफ़िट कमाता हूँ। मैं 50,000 अपनी जेब में रखता हूँ, 50,000 को घुमाता हूँ और ये करता हूँ। बहुत बढ़िया मॉडल है, बिल्कुल सही। लेकिन कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए कि मैं इसमें से क्या समझ बना रहा हूँ। अधिकतर क्रिएटर्स, मैंने कभी किसी बड़े क्रिएटर को नहीं देखा जो सिर्फ यूट्यूब एडसेंस से उस कंटेंट को कॉमर्स या रेवेन्यू में बदलने का मतलब निकाल सके। ये काम नहीं करता। हो सकता है आप 30 करोड़ बना रहे हो, लेकिन आपका यूट्यूब एडसेंस क्या होगा? 5 लाख, 6 लाख पर ही अटका रहेगा और ये फॉर्मेट पे निर्भर करता है। पॉडकास्टर्स ज़्यादा पैसे कमाएँगे क्योंकि उनकी वीडियो की लंबाई ज़्यादा होती है। उता छोटी वीडियो से कमाई कल होगी। आप शॉर्ट्स बनाने, या यूट्यूब का तरीका, यूट्यूब ऐसे चलता, लेकिन इंस्टाग्राम ऐसे काम नहीं करता। इंस्टाग्राम तो और भी खराब है, मैं तो यही कहूँगा। इंस्टा यूट्यूब ब्रांड डील की कीमत तकनीकी रूप से इंस्टाग्राम डील से ज़्यादा होती है। लेकिन इंस्टाग्राम पे आप अपनी लाइफ़स्टाइल के लिए चार्ज कर सकते हैं। मैं शायद फैशनेबल दिखूँ, मुझे कोई घड़ी कंपनी स्पॉन्सर कर सकती है, लेकिन शायद मुझे यूट्यूब के लिए ऐसा ना मिले। मैं मुझे लगता है इंस्टाग्राम भी उन लोगों के लिए है, जो पहले से ही फ़ेमस हैं। उनके लिए ये काम दिखता है। ऐसा नहीं है, इंस्टाग्राम अभी बदल रहा है। मैं आपको अपनी टीम के एक्सेल शीट में 500 क्रिएटर्स दिखा सकता हूँ। उनके 10,000 फॉलोअर्स हैं, लेकिन 50 से 60,000 व्यूज़ आ रहे हैं और ब्रांड डील का एवरेज 20,000 में सेट हो रहा है। 30,000। पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा नहीं हो रहा था। पिछले 1 साल में ही एल्गोरिदम ऐसा बदला है कि अगर आपके पास सिर्फ 5,000 फॉलोअर्स भी हैं, तब भी आप 30,000 व्यूज़ पा सकते हैं। आप अब भी 1 मिलियन व्यूज़ पा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, व्यूज़ और फॉलोअर्स में क्या फ़र्क है? जब किसी के इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल की बात आती है, तो ब्रांड्स क्या देखते हैं? क्या वे उसके व्यूज़ देखते हैं या उसके फॉलोअर्स देखते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है और क्यों? ये वाक़ई अच्छा सवाल है। मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद इस बात को लेके कई ब्रांड्स के साथ जूझ रहा हूँ। हाँ, मैं सच में इसके बारे में जानना चाहता हूँ, सिर्फ़ मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग भी। वे व्यूज़ देखते हैं, मेरा मतलब है यार फ़ॉलो करूँगा, फ़ॉलो करने में क्या दिक्कत है? मुझे 20 से 30,000 व्यूज़ मिल रहे हैं, बस उस फ़ॉलो बटन को क्लिक कर दो। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये सही तरीका है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो रहा है और ये थोड़ा अजीब है। नहीं लगता। पिछले 1 साल में एडम मोसेरी, जो कि मेरा ख्याल आप जानते हैं, इंस्टाग्राम के चीफ ब्रॉड ऑफिसर, पब्लिक में आए और कहा कि देखिए, हम एल्गोरिदम में बदलाव देख रहे हैं, जिसमें फॉलोअर्स और व्यूज़ का आपस में कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं। बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं। पहले क्या होता रहा? अगर आपके पास 5,000 फॉलोअर्स हैं, तो आपको उनमें से कुछ का व्यूज़ मिलेगा। 5,000 फॉलोअर्स, 2,000 व्यूज़, 10,000 फॉलोअर्स, 5,000 व्यूज़। पहले ऐसे ही होता था। अभी कुछ भी नहीं है। वो आगे कहते हैं कि मुझे लगता है आप सभी को सिर्फ फॉलोअर्स नहीं, बल्कि हर महीने के कुल व्यूज़ देखने चाहिए। क्योंकि भले ही आपके पास फॉलोअर्स हों, इंस्टाग्राम फिर भी आपकी पोस्ट नॉन फॉलोअर्स को दिखाएगा। और आप ये ट्रिक आज़मा सकते हैं। मैंने देखा है। एनालिटिक्स में, आपने एनालिटिक्स में देखा है? इसका मतलब अगर इंस्टाग्राम लगातार नॉन फॉलोअर्स को देख रहा है और आपके फॉलोअर्स को नहीं दिखा रहा, तो कोई रिपीट नहीं है। सही है। अगर कोई रिपीट नहीं है, तो आपको फॉलो मिलने की उम्मीद भी कम हो जाती है। सही है, आम तौर पे। सही है। अब जो दिलचस्प बदलाव हो रहा है वो क्या है? मैं देख रहा हूँ कि एंटरटेनमेंट कैटेगरी में लोग, जैसे आप, फॉलो मिलने की संभावना अब कम हो गई। ठीक है? जो लोग एक्सट्रीम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज वाला कंटेंट बना रहे हैं, उनके फॉलो मिलने की संभावना ज्यादा है। क्यों? मैंने सिंधु का एक कंटेंट देखा, मुझे उसका पॉइंट ऑफ व्यू देने का तरीका पसंद आया। मान ली मैं उसके फीड पे जागा, मैं उसके फीड पे गया। मैंने देखा कि ठीक है, वो सिर्फ क्रिएटर इकोनॉमी के बारे में बात करता है वगैरह वगैरह। ये बात मुझे समझ में आती है। मैं उसे फॉलो कर दूं ना। पहले ही अलग था। पहले ऐसा था कि मुझे कोई एक कंटेंट पसंद आया और मैं बस फॉलो पे क्लिक कर देता था। अभी ऐसा नहीं है। दूसरा पॉइंट, मुझे लगता है कि जो हो रहा है वो ये है कि पहले एक दर्शक के तौर पे आपके पास फॉलो करने के लिए मान लीजिए 5 क्रिएटर्स थे। अभी आपके पास फॉलो करने के लिए 20,000 क्रिएटर्स हैं। तो आप इस बात को लेके ज़्यादा सतर्क रहेंगे कि आप किसे फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल सही। पहले लोग रिसर्च नहीं करते थे, अब तो हर कोई क्रिएटर है, क्योंकि अभी हर कोई क्रिएटर है। हर कोई इंसान। शायद अब हमें चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलना होगा। बिल्कुल सही। अभी जो ब्रांड्स कर रहे हैं, मैंने देखा है कि ब्रांड्स 2 हिस्सों में बँट गए हैं। कुछ ब्रांड्स हैं जो फॉलोअर्स के साथ-साथ व्यूअर्स भी चाहते हैं। फिर कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिन्हें फॉलोअर्स से फ़र्क नहीं पड़ता, उनके लिए व्यूज़ मायने रखते हैं। मैं पिछले 5 वीडियो के औसत व्यूज़ देखूँगा। अगर वो इस थ्रेशोल्ड के बराबर हैं और अगर मैं जो पैसे दे रहा हूँ वो इतने हैं,
वो एक चीज़ की गणना करते हैं जिसे सीपीवी कहते हैं, यानी कॉस्ट पर व्यू। वे उस रकम को जो वे आपको दे रहे हैं और आपके औसत फॉलोअर्स या औसत व्यूज़ को आपस में बाँटते हैं। अगर सीपीवी 0.5 से कम है, तो आपके उस डील को पाने के चांस ज़्यादा है। इस समय भारत में यही बेसिक गणित है। फिर कुछ ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो 0.2 सीपीवी चाहते हैं। अधिकतर बड़े ब्रांड्स 0.2 से 0.3 सीपीवी चाहते हैं। अब इस गणना में फॉलोअर्स की कोई भूमिका नहीं रह जाती। फॉलोअर्स को कब ध्यान में रखा जाता है? अगर मैं एक एआई ब्रांड हूं और एक एआई कंपनी लॉन्च कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप मुझे एंडोर्स करें, आपके पास 10,000 फॉलोअर्स हैं। मैं नहीं चाहता कि आप मुझे एंडोर्स करें। मैं एक बड़ा ब्रांड हूं। मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति मुझे एंडोर्स करे जिसके पास बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हों, मुझे एंडोर्स कर। तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ व्यूअरशिप का खेल नहीं है। इसका मतलब है कि एक ब्रांड पर्सन के तौर पे उस समय मैं एडवोकेसी भी देख सकता हूँ। कौन मुझे एंडोर्स कर रहा है? तो मैं वो प्रीमियम चुका रहा हूँ। मैं ये बारीकियां इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस समय हम इंडस्ट्री में बदलाव देख रहे हैं। मैं आपको एक तीसरा दुर्लभ केस बताता हूँ। मैं 65,000 या कुछ ऐसे ही, 65,000 या 63,500, मुझे ठीक से याद नहीं है। जब मेरे 20,000 फॉलोअर्स थे, तब भी मुझे ऐसे ब्रांड डील्स मिल रहे थे जो आमतौर पर 1 लाख फॉलोअर्स वाले लेते हैं। और इसकी वजह थी कि लोग मुझे व्यू के लिए पैसे नहीं दे रहे थे, नहीं फॉलोअर्स की है। लोग मुझे उस पद के लिए पैसे दे रहे थे जो मैं रखता हूँ। सही है। क्योंकि आपने पद का कहा का। हाँ, मैं मेरे पास एक बहुत बहुत मजबूत सवाल है। अब एक क्रिएटर है जिसने आज ही शुरुआत की है, 500 फॉलोअर्स। 1 साल बाद या 8 महीने बाद उसका चैनल या माफ़ कीजिए, उसका इंस्टाग्राम पेज लगभग 60 से 70 हज़ार तक पहुँच गया है और वो लगातार पोस्ट कर रहा था और सब कुछ कर रहा था। और जब वो 70 हज़ार तक पहुँच गया, तो उसने ये पोस्ट करना शुरू कर दिया कि 70 हज़ार तक कैसे पहुँचा जाए। वो भी फ़ेमस हो गया। समझ रहे हो? समझ रहे हो मैं क्या पूछना चाहता हूँ? वो इससे पहले वो क्या पोस्ट कर रहा था? हाउ टू ग्रो करने से पहले वो क्या पोस्ट कर रहा था? सामान्य चीज़ें हैं, उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, रोजमर्रा की जिंदगी। तो वो एक लाइफस्टाइल क्रिएटर था, अब वो एक कोच है। सामान्य। फ़िटनेस। मेरे पास है, आप जानते हैं, उसके पास 2-3 ऐप्स और होंगे, या वर्कआउट या हाई रॉक्स। आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ? आपके लिए पेज, तो वो 70 या 80 हज़ार के बाद अपने बारे में बात करना शुरू करता है कि वो 80 हज़ार तक कैसे पहुँचा, और आज बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसा कर रहे हैं और आप खुद को उनसे अलग कैसे करते हैं? मेरा मतलब है वे भी यही बता रहे हैं, ठीक है? मैं आपको बताऊँगा कि 80 हज़ार तक कैसे पहुँचना है। लगातार पोस्ट करो क्योंकि यही कीवर्ड है, लगातार पोस्ट करो। लेकिन कहना आसान है, करना मुश्किल। है। सही है नहीं? असल में आप उसमें फ़र्क कैसे करते हैं? आपको क्या कहना है? क्या मुझे अपनी एनालॉजी बतानी चाहिए, जो मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, या फिर लोगों को क्या करना चाहिए, उसके बारे में बोलना चाहिए? दोनों, दोनों। मेरा मतलब है तो मेरे पास देखो, बात यह है कि मैंने हमेशा एक चीज़ में विश्वास किया है और बहुत से लोग शायद इससे सहमत ना हों। और ये ठीक है, क्योंकि मैं भी बदलता हूँ, मैंने भी अपनी सोच बदली है। समय के साथ शुरुआती सालों में तुम्हारी पृष्ठभूमि पेडिग्री आसान होगी। इकट्ठा करो, क्योंकि बाद में जब आपकी उम्र बढ़ती है, समय के साथ किसी कंपनी में जगह बनाना आपके लिए और मुश्किल हो जाता है। ये बहुत, बहुत मुश्किल है, सही है ना? क्योंकि सभी कंपनियाँ अपनी टीम में जल्दी चाहती हैं और ये करने के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बार जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आप 30 के पार हो जाते हैं, तो अब उसी कंपनी में घुसना और मुश्किल हो जाता है। कल्पना करो कि तुम अभी गूगल जॉइन कर लेते हो। मान लो, तो पूरी ज़िंदगी के लिए तुम सेट हो। कोई भी तुमसे वो पदवी नहीं छीन सकता। मैं एक पूर्व गूगलर हूँ। मान लो अगर तुम अभी वो जॉइन नहीं करते, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। तुमने अपनी खुद की एजेंसी शुरू की, अपनी कंपनी, अपनी कम्युनिटी, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इसे सेफ्टी डिपॉज़िट, फिक्स्ड डिपॉज़िट कहता हूँ। अभी तुम्हारे पास फिक्स्ड डिपॉज़िट नहीं है। तो जब तुम 30 की उम्र में पहुंचोगे, जब सारे गूगलर कंटेंट क्रिएटर बन चुके होंगे, तब तुम्हारे लिए मुकाबला करना और मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही। यही मैं पूछना चाहता हूँ क्योंकि हर किसी के पास 1,60,000 70,000 फॉलोअर्स हैं और आज वे लोगों को सिखा रहे हैं कि वहाँ तक कैसे पहुँचना है। मैं मेरा मतलब है सिखाना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। बिल्कुल, एक 100% और तुम्हारे लिए मुकाबला करना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी तक डेजिग्नेशन वाले लोग इसमें नहीं आए हैं। हेल्थ क्रिएटर्स हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे। हर कोई हेल्थ के बारे में बात कर रहा है लेकिन उनके पास ऐसा कोई कोई सपोर्ट नहीं है। बिल्कुल सही। सोचो अगर सारे डॉक्टर हेल्थ के बारे में बात करने लगे,
हाँ, बिल्कुल, अब लड़ना मुश्किल होगा। बिल्कुल, यही मैं जानना चाहता है। अब बात ये है कि बिना किसी पेडिग्री के आप मुकाबला नहीं कर सकते। यही है, 100% पक्का है कि आप मुकाबला नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, क्योंकि सिर्फ़ इसलिए कि आपके पास थोड़े से एब्स आ गए या आपने बॉडी बना ली, आप असल में किसी के फिज़ियो या कुछ और नहीं बन सकते। बिल्कुल, बिल्कुल सच बात है। बिल्कुल। आपके पास साइंस बेस्ड डिग्री होनी चाहिए। मैं कोचिंग या ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि उसने खुद वो सब झेला है। देखो, आप ये नहीं पूछ सकते एक मोटे आदमी से या उससे जो थोड़ा-सा आप जानते हैं, जिसके पास बहुत सारी मसल्स हैं या जो फिट हो गया है, आप उससे पूछ सकते हैं कि वो कैसे फिट हुआ। सही है ना? क्योंकि उसे पता है कि वो मोटे से फिट कैसे हुआ, उसकी जर्नी क्या रही। उसे पता हो तो वो आपको गाइड कर सकता है, वो आपको ट्रेन कर सकता है और ये भी अपनी बायो में लिखेगा। मोटे से फिट ट्रांसफॉर्मेशन 30 दिन। आपने ऐसे बहुत देखे होंगे, लेकिन आप उससे ये नहीं पूछ सकते, ठीक है, अब मुझे यहाँ चोट लगी है, मैं स्ट्रेच कैसे करूँ? वो हाँ, वो आपको बताएगा क्योंकि यूट्यूब है, गूगल है, वो ये कर देगा। इसके पीछे साइंस क्या है? मतलब ये कैसे काम करता है? जैसे अगर मैं आपके पास आकर कहूँ कि देखिए मुझे पीठ में दर्द है या कोई पीठ की समस्या है, वो बोलेगा हाँ, ठीक है अगली सेशन में आओ या मुझे थोड़ा समय दो। मतलब ये कैसे काम करता है? मतलब लोग कैसे सब कुछ कर सकते हैं जब उनके पास असल में किसी खास का सपोर्ट नहीं है? नहीं, यही तो मैं आपको बता रहा था ना। हम उस दौर में हैं, जहाँ एआई ने ये तय कर दिया है कि जानकारी या ज्ञान अब एक वस्तु बन चुका है। अगर आप चाहें, 6 हफ्तों में वज़न कैसे कम करें, ये आप एआई से जान सकते हैं। सही है, वो कारण ये है कि आप सुनना चाहेंगे, मान लीजिए अगर मैं कोच होता, तो आप सिंधु से सुनना चाहेंगे, क्योंकि आप सिंधु के नज़रिए पे भरोसा करते हैं। कारण ये है कि आप इसके बारे में सुनना चाहेंगे, मान लीजिए डॉक्टर शेफाली या किसी काल्पनिक किरदार से, क्योंकि आप उस व्यक्ति पे भरोसा करते हैं। जब आप किसी से सुन रहे होते हैं, तो आप जानकारी पे भरोसा नहीं कर रहे होते, बल्कि आप उस व्यक्ति पर भरोसा कर रहे होते हैं, जो वो जानकारी दे रहा है, जिसे आप ढूँढ रहे हैं। क्या मैं ही अकेला हूँ जो बस ये बता रहा है कि देखो, ऐसे आप 0 से 1 तक बढ़ते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे आप 1000 फॉलोअर्स पा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे 10,000 लोग हैं जो यही बात कह रहे हैं। क्या मैं ही अकेला हूँ जो ये दावा कर सकता है कि देखो, मैंने 100 इन्फ्लुएंसर्स, 50 फाउंडर्स, ये वो, इन सब के साथ काम किया है? हाँ, शायद। और इसी वजह से आप फिर से वही चीज़ नहीं ढूँढ रहे हैं। आप वो जानकारी नहीं ढूँढ रहे कि 0 से 1000 तक कैसे बढ़ें। आप ये देख रहे हैं कि मैं उस इंसान को सुनना चाहता हूँ जिसने ये किया है, जिसने इन लोगों के साथ काम किया है, इसलिए मुझे उस इंसान को सुनना चाहिए। यही असली बढ़त। और जैसे-जैसे एआई में तरक्की होगी, ये मार्केट को 2 हिस्सों में बाँट देगा। मुझे लगता है अगली लहर सिर्फ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स की होगी, क्योंकि आजकल ज्ञान तो एक सामान जैसा हो गया है। ये पूरी तरह से एक कमोडिटी बन चुका। अब मान लीजिए, अगर मैं आपके करियर ग्राफ को 5 साल बाद एक्स्ट्रापोलेट करूं, मान लीजिए आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ कंटेंट बनाना शुरू कर दें। मुझे नहीं लगता कि ये कोई बढ़िया आइडिया है, क्योंकि कल को एक एआई अवतार आपको रिप्लेस कर सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मान लीजिए, उदाहरण के लिए, मैं इस पर टिप्पणी करने के लिए सही व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मान लीजिए 5 साल बाद आपके पास 5 अलग-अलग रिसर्च पेपर्स लिखे हुए हैं और फिर आप उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आपकी बॉडी मोबिलिटी ऐसे काम करती है। मैं आपको 100% सुनूँगा और इसी वजह से ये एक अलग पहचान बनती है। तो मेरे एक दोस्त ने ये कहा था कि आजकल व्यूज़ पाना बहुत आसान है। भरोसा नहीं, जैसे-जैसे एआई आगे बढ़ता जाएगा, व्यूज़ पाना और भी आसान हो जाएगा। भरोसा फिर भी नहीं मिलेगा। तो मैं अपना समय भरोसा बनाने में लगाना पसंद करूँगा। व्यूज़ तो समय के साथ आ ही जाएँगे। तो आप मार्केटिंग शब्द के बारे में क्या सोचते हैं? और ब्रांड्स को मार्केटिंग का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? और साथ ही आपको कौन-सी इंडस्ट्री लगती है जिसे सबसे ज़्यादा मार्केटिंग की ज़रूरत है? मेरा मतलब है सबको इसकी ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कि किसी सोलर कंपनी को इसकी ज़रूरत नहीं होगी या किसी बी2बी कंपनी को इसकी ज़रूरत नहीं होगी या किसी और को नहीं होगी। लेकिन मैं इसे आसान करके कहूँगा कि जहाँ भी ये पहुँच चुका है, आप ट्रेंड्स को शिफ्ट कर रहे हैं। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, तब डिजिटल बहुत नया था। लोग उस रफ्तार से नहीं पकड़ पा रहे थे। क्लिक मार्केटिंग बहुत मजबूत थी, जो कि गूगल सर्च है। एसईओ और एसईओ और गूगल, पे पर क्लिक वगैरह-वगैरह। 2020 में कंटेंट मार्केटिंग हुआ करती थी। कंटेंट मार्केटिंग ने 20-30-24 में ही असली रफ्तार पकड़ी है और ये आगे भी बढ़ती रहेगी, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाना बहुत आसान हो गया है।
ये एक सामान्य चीज़ बन गई है। आपके पास इमर्जेंट है, वो है, विक्स है वगैरह-वगैरह लॉन्च करने के लिए, अपनी वेब ऐप लॉन्च करने के लिए, जो भी आप कर सकते हैं। अब जो चीज़ सामान्य हो गई है, वही अब फ़र्क करने वाला वही मार्केटिंग का फैक्टर बन गया। जैसे अगर सारे एआई एजेंट्स की बात करें, बिल्कुल सही। तो एक कंपनी के तौर पर अगर मुझे किसी ऐसे इंसान से संपर्क करना हो, जो मेरी ब्रांडिंग, एंड टू एंड, लोगो, डिज़ाइन, वेबसाइट्स इन सब का ध्यान रखे, तो उस व्यक्ति की सर्विस में क्या देखना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। क लेकिन मैं इसे अपने हिसाब से आसान बनाऊँगा और कोशिश करूँगा कि अच्छे से समझा सकूँ। मुझे लगता है कि हर फाउंडर मार्केटिंग में प्रो नहीं होता। कुछ फाउंडर ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल मामलों में बहुत कट्टर होते हैं और उनके साथ डील करना सबसे अच्छा नहीं होता। वे एजेंसी के साथ काम करने के लिए बने ही नहीं हैं। जब वे एजेंसी या कंसल्टेंट के साथ काम शुरू करेंगे तो शायद उनका झगड़ा हो जाएगा। ऐसे लोगों को बेहतर होगा कि वे कोई सीएमओ चाहे फुल टाइम हो या पार्ट टाइम हायर करे, जो फिर एजेंसी के साथ काम करे। क्योंकि फाउंडर के पास मार्केटिंग को समझने की कोई समझदारी नहीं होती। तो सबसे पहले ये जागरूकता होना बहुत जरूरी है कि अगर मैं मार्केटर ढूंढने या उसे काम करवाने में सबसे अच्छा नहीं हूं, तो ये सबसे खराब आइडिया है। साथ ही ये सोचना कि मैंने पैसे दे दिए हैं और वो खुद ही सब समझ लेगा। नहीं, उस व्यक्ति को भी एक ब्रीफ चाहिए होता है। अब अगर आप उस व्यक्ति से कहें कि मेरे पास कोई ब्रीफ नहीं है, जाओ और खुद ही सब पता कर, क्या आपके अंदर वो छोड़ देने वाला रवैया है कि आप सच में उस व्यक्ति पर भरोसा कर सकते हैं? तो ये पहली बात है, जो है अपने अंदर झांकना कि आप किस तरह के फाउंडर हैं। अगर आप ऐसे फाउंडर हैं जो मार्केटिंग के पक्ष में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी के साथ काम कर सकते हैं। फिर आता है दूसरा स्तर, कंसल्टेंट के साथ काम करना, फ्रीलांसर के साथ काम करना, एडवाइजर के साथ काम करना, एजेंसी के साथ काम करना या इन हाउस करना। या तो इसकी वजह लागत हो सकती है। कुछ फाउंडर्स मुझे बताते हैं कि देखो, मैं ये लागत अंदरूनी तौर पर नहीं रखना चाहता, क्योंकि मैं बहुत बड़ी टीम नहीं बनाना चाहता। मैं एक छोटी और चुस्त टीम रखना चाहता हूँ। कुछ फाउंडर्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं, देखो, मैं इस व्यक्ति को अपनी सीटीसी पर नहीं रखना चाहता, क्योंकि ये सिर्फ 3 महीने का प्रोजेक्ट है, वो व्यक्ति चला जाएगा, मुझे क्यों जरूरत है। ये फ्रीलांस जैसा है। ये फ्रीलांस है, मुझे क्यों काम करना चाहिए। फिर कुछ और फाउंडर्स होते हैं जो कहते हैं, देखो, मैं विंडो शॉपिंग करना चाहता, अगर ये काम नहीं करता तो मेरे पास और विकल्प है, मैं ऐसा करते रह सकता हूँ। एक एजेंसी वाले के तौर पर ये 3 गुण मुझे फाउंडर्स के 3 अलग-अलग स्वभाव के बारे में सोचने पे मजबूर करते हैं, अगर मुझे पता है कि फाउंडर के पास ये हैं। जैसे एक क्लासिक सवाल है जो मैं आमतौर पर सेल्स करते समय पूछता हूँ, तो क्या वो ये है, आपकी पिछली एजेंसी कब थी और आपने कितनी एजेंसियाँ बदली है? और आपने कितने समय में बदली है? ज़ाहिर है, अगर आप सीधे पूछेंगे तो फाउंडर को भी पता है कि वो इसे छुपाएगा, वो छुपाएगा। या आपने आखिरी बार कब कोल्ड कॉल की थी? मैं नहीं पता, कोल्ड कॉल। नहीं, मेरा मतलब है शुरू में जब शुरुआत कर रहे थे, आपने ज़रूर की होगी। नहीं कॉल। नहीं, मैं ही असल में मैंने आप कभी भी कोई कोल्ड कॉल नहीं कर सकते। कोई भी कोल्ड वॉर है, शून्य। तो बहुत कुछ था, बहुत कुछ था। सब कुछ इन्फॉर्म, मैंने बस लिंक्डइन पे ऐलान कर दिया कि देखो, मैं कुछ शुरू कर रहा हूँ। मेरा पहला क्लाइंट एक्को था। वो आपके कारण था। वो मेरे बैकग्राउंड वगैरह की वजह से, लेकिन मेरे डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी। जैसे मैं क्या हूँ, लिंक्डइन पे 6,50,000 फॉलोअर्स हैं, जिनमें से 90% फाउंडर्स, एडवाइजर्स, वीसी वगैरह है। ठीक है? हाँ, मैंने कभी भी कोल्ड कॉल नहीं किया। मैं उस फेज से गुजरा हूँ जब मैं कोल्ड कॉल्स के खिलाफ था। अब मैं कोल्ड कॉल ना करने में सहज हूँ, लेकिन कोल्ड आउटरीच करने में ठीक हूँ। तो हो सकता है मैं कॉल ना करूँ। मैं शायद लिंक्डइन पे कमेंट करूँ, जो थोड़ा ज़्यादा नर्डी है। फिर मैं उस व्यक्ति को डायरेक्ट मैसेज करूँगा और कहूँगा, अरे चलो एक कप कॉफ़ी पीते हैं। तो मेरे पास अपने तरीके हैं चीज़ें क्रैक करने के लिए। एक ऐसा ब्रांड या क्रिएटर या ऐसा व्यक्ति जिसे आप सच में क्रिएट करना चाहते हैं। जिसके इर्द-गिर्द ब्रांड बनाना या उसके साथ काम करना चाहते हैं, जो अब तक नहीं किया। क्या आपके दिमाग में कोई है? बड़े लेगेसी ब्रांड्स जैसे कि कोका कोला, स्टारबक्स, पेप्सी। ओह! ये तो बहुत बड़ा है। हाँ, हाँ। वाक़ई उनके साथ करना चाहते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। मैं उनके साथ करना चाहता हूँ। दूसरी बात, मैं उन्हें मनाना चाहता हूँ कि वे नए फॉर्मेट्स, नई चीज़ें ट्राई करें। बिल्कुल, ठीक है, वो ताज़गी। जैसे जब कोक स्टूडियो आया था, उस समय किसी ने कोक को मनाया था कि अरे, तुम्हें म्यूज़िक में आना चाहिए। वो उस समय की ताज़गी थी। उसके बाद से लेगेसी ब्रांड्स के साथ कोई और ताज़ा पहल नहीं हुई है। मैं वो कोशिश करना चाहूँगा। और आप खुद को उस रास्ते या उस सफ़र में कहाँ देखते हैं? कहीं भी मैंने अभी तक कुछ भी कोशिश नहीं की है, मैं यही कहूँगा। ये मेरी तरफ से एक कमी है। मैं पहले से जो कुछ भी कर रहा हूँ, उसमें ही बुरी तरह डूबा हुआ हूँ। मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं वो भी कर पाता। लेकिन इस साल मैंने एक लक्ष्य तय किया है। मैं कुछ कोशिश करूँगा। सच में? हाँ। और सबसे ज़्यादा ओवररेटेड मार्केटिंग सलाह कौन-सी है जो आपने सुनी है
जो लाइन तुमने कही कंसिस्टेंट रहो, उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ ना, तो मैं बस फर्क करता हूँ। लोग हाई फ्रीक्वेंसी और कंसिस्टेंसी को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी और कंसिस्टेंसी को लेकर। आप हर हफ्ते एक जबरदस्त कंटेंट का टुकड़ा अपलोड कर सकते हैं। हर हफ्ते, वही कंसिस्टेंसी है। फ्रीक्वेंसी हर दिन 4, हर दिन 1। हाँ, क्या आप इन्हें समझा सकते हैं? क्रिएटर्स कंफ्यूज मैप है। अब इसमें कुछ बारीकियां हैं। जैसे कंटेंट में एक शब्द होता है, अपॉइंटमेंट व्यूइंग। अपॉइंटमेंट व्यूइंग बेसिकली ये है कि मान लीजिए आपने ऑडियंस को ट्रेन कर दिया है कि सोमवार, बुधवार, शुक्रवार या मंगलवार, जो भी साइकिल है मुझे नहीं पता, रात 8 बजे या रात 7 बजे एक ब्रॉडकास्ट आएगा, उसे ही अपॉइंटमेंट व्यूइंग कहते हैं। आप लगातार बताते रहते हैं कि ये टीवी है। यही अपॉइंटमेंट व्यूइंग है, जिसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। आप उस व्यक्ति को प्रशिक्षण देना जारी रखना चाहते हैं। ठीक है, इस बार ये व्यक्ति करेगा, इस बार ये व्यक्ति ऐसा करेगा। ये दर्शकों के मन में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा। इससे टाटू कर रहा है। दर्शकों मुझे 17 पसंद है। वो गया, सिर्फ एक वीडियो रिलीज करो, बेकुन। ये जा ये एक अलग तरह की निरंतरता है। देखना होगा। वक्त बताएगा, ये अलग निरंतरता है। ये है आवृत्ति। आपने कहा नहीं, कोई आवृत्ति नहीं, आप अपनी खुद की आवृत्ति तय करें। तो जा, मैं हर हफ्ते कंटेंट का टुकड़ा अपलोड कर सकता हूँ। उसका एक हिस्सा, ठीक है? ऐसा करता हूँ, ये भी निरंतरता है। ठीक है? मैं 5 कंटेंट अपलोड कर सकता ये तुम्हारी निरंतरता का तरीका है। हूँ। यही तुम्हारा तरीका है। निरंतर का ये काम कर रहा सही है। है। देख पर और तुम्हारे लिए क्या काम करता है, ये इस पे निर्भर करता है कि तुम क्या करना चाहते हो। मान लो मैं कल तय करूं कि मैं लंबा रिसर्च आधारित कंटेंट बनाऊंगा और हर हफ्ते अपलोड करूंगा। ये अच्छा है। मैं हर दिन शॉर्ट फॉर्म करूंगा। ये भी अच्छा है। ये बारीकी अक्सर गायब रहती है। जब भी कोई क्रिएटर या कोच आपसे कहे कि आपको चिंता करनी चाहिए, तो उनसे पूछो, मुझे परिभाषा बताओ। क्या मुझे हर दिन अपलोड करना चाहिए? क्या मुझे 2 बार अपलोड करना चाहिए? मुझे कितनी लंबाई का कंटेंट अपलोड करना चाहिए? मुझे कितना प्रयास करना चाहिए? ये हैं आगे के सवाल। ये वो सवाल हैं जो आपको खुद से पूछने चाहिए, ताकि आपको पूरी स्पष्टता मिले। चाहे जो भी हो, भले ही आप खुद से पूछ रहे हो क्योंकि आपने कहीं एलेक्स होरमोज़ी को ऐसा कहते सुना है। इस सवाल पूछो और आपको जवाब मिल जाएगा। यही है मेरा नज़रिया। आज की दुनिया में सिर्फ़ इसलिए कि किसी के पास पैसा है और वो आप जानते हैं वो काफ़ी मज़बूत है और उसके पास ब्रांडिंग, कंटेंट क्रिएशन का कोई अनुभव नहीं है। लेकिन वो अपनी खुद की एक एजेंसी शुरू करना चाहता है। क्या वो फिर भी लोगों को रख सकता है और पैसे कमा सकता है? मैं आपको बताऊँ, इस समय ये काफ़ी मुश्किल है। सिर्फ़ एक स्लीपिंग इन्वेस्टर के तौर पर। वो बस कुछ शुरू करना चाहता है। बहुत मुश्किल है। पहले ही आसान हुआ था तो ह। मैं देख रहा हूँ कि ये दिन-ब-दिन और मुश्किल होता जा रहा है। देखिए ठीक है, पहले ये परिभाषित करते हैं कि स्लीपिंग इन्वेस्टर कौन होता है। या तो आप पैसे की समस्या हल कर रहे हैं या आप कॉन्टैक्ट्स की समस्या हल कर रहे हैं। ये 2 ही चीज़ है। इस समय अगर कोई स्मार्ट इंसान है, पहले हर कोई यही सोचता था कि मुझे एक एजेंसी शुरू करनी है। अभी लोगों के पास कई विकल्प, लोग पढ़ा सकते हैं और ओपीसी यानी वन पर्सन कंपनी चला सकते हैं। लोग 2 लोगों की कंपनी भी चला सकते हैं। लोग एक एजेंसी भी शुरू कर सकते हैं। किसी को भी ये ज़रूरी नहीं है कि कुछ शुरू करने के लिए निवेश ही चाहिए। लोग अपने होम टाउन में भी शुरू कर सकते हैं। दरवाजे पे, रिमोट से आगे। ब्रांडिंग के मामले में उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। सही है। अब बात यह है कि आपको फिर भी एक सुप्रीम अल्फा को मनाना पड़ेगा, जो समझता है कि आपके साथ काम करना है। ये मुश्किल है क्योंकि वो इंसान पूछेगा कि अरे, क्या तुम सिर्फ मेरे लिए पैसे की समस्या हल कर रहे हो? जैसे उदाहरण के लिए, अगर मैं हूं तो मेरे पास दुनिया भर से पैसे लेने की पूरी आजादी है। मैं जो सवाल बार-बार पूछता हूं वो ये है कि क्या ये व्यक्ति मुझे सिर्फ पैसे दे रहा है या मुझे ऐसे मार्केट में कॉन्टैक्ट्स भी दे रहा है जहां मेरे पास कोई संपर्क नहीं है? अगर ये बात वीसी पर भी लागू होती है, मेरे फाउंडर्स, अच्छे फाउंडर्स, उनके पास हर तरह की पूंजी तक पहुंच, तो वीसी मीडिया में आप में पैसा क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि अब सिर्फ पूंजी ही एकमात्र ताकत नहीं रह गई है। ताकत अब संपर्क या ताकत ये है कि देखो, इस वीसी के पास इंडस्ट्री का ज्ञान है या नहीं। जब आप शार्क टैंक देखते हैं, लोग आपस में लड़ते हैं, तो आप देखेंगे कि कोई कहता है, देखो मेरे पास डी2सी का अनुभव है, इसलिए तुम्हें मुझसे पैसे लेने चाहिए। तो अब सिर्फ पूंजी ही सब कुछ नहीं है। और इसी वजह से मेरे लिए स्लीपिंग इन्वेस्टर का कॉन्सेप्ट भी बदल गया है। अब ये पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां एक स्लीपिंग इन्वेस्टर मदद कर सकता है। लेकिन फिर भी सवाल पर वापस आते हैं, आप एक औसत एजेंसी शुरू कर सकते हैं और औसत एजेंसियों से आप आराम से 5 लाख 6 लाख कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई असाधारण लॉन्च करना चाहते हैं, जैसे सर्विस के रूप में क्लिपिंग, डेटा साइंस जैसी बहुत टेक्निकल कोर सर्विस, तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ स्लीपिंग इन्वेस्टर से पूंजी लेकर 20%, 10%, 5% या जो भी इक्विटी देकर खेल बनता है। क्योंकि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई अल्फा सुपीरियर फाउंडर सिर्फ पैसों के लिए
इतनी इक्विटी दे देगा। मुझे ऐसा होता नहीं दिखता, क्योंकि अगर वो इंसान अल्फा है तो वो कहीं से भी पैसा ला सकता है। वो कहीं से भी क्लाइंट्स ला सकता है। लिंक्डइन है, मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन है, सेल्स है। अब पाइपलाइन बनाना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। ये आसान है। और फिर से मैं बस क्लियर कर रहा हूं, ये डिस्क्लेमर सिर्फ 1% टॉप अल्फाज के लिए है। बाकी मिड टियर लोग अपना काम करते रह सकते हैं। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सही है। अगर आज किसी को मार्केटिंग, ब्रांडिंग, प्लानिंग के लिहाज से शुरुआत करनी हो, एक एजेंसी के तौर पर एक एजेंसी के तौर, तो आप उन्हें क्या एक सलाह देना चाहेंगे, जो वो आपसे ले सकते हैं? तो चलो तुम्हारी बरा, तुम्हारे पास एक जबरदस्त लीडरशिप टीम होनी चाहिए। एक है ज़बरदस्त, ज़बरदस्त लीडर। इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सुधरा। अगर आपकी फुल टाइम टीम में जबरदस्त लीडरशिप नहीं है, तो लोगों को जोड़ो, उन्हें इक्विटी दो, अपने बोर्ड में शेयर दो। ऐसे कई एजेंसी ओनर्स हैं जिन्होंने मुझसे संपर्क किया। वो लोग कहते हैं मेरे पास ग्रो टैलेंट नहीं है क्योंकि मैं 4 लाख प्रति महीने की सैलरी नहीं दे सकता, और वो लोग भी मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। सिंधु, मैं तुम्हें इक्विटी और रेवेन्यू शेयर देना चाहता हूँ, क्या आप कृपया मेरे साउंडिंग बोर्ड में शामिल हो सकती हैं? तो क्या? ये एक बेहतरीन मॉडल है। पहला है लीडरशिप। ये लीडरशिप। दूसरा ये है कि अगर आप फुल टाइम लीडरशिप नहीं ला सकते, तो एडवाइजरी इक्विटी दो, साउंडिंग बोर्ड बनाओ। ये दूसरा तरीका है। फिर तीसरा है अपनी खुद की जागरूकता बनाना, कि क्या आप हाई टिकट्स के पीछे जा रहे हैं या आप मिड टिकट्स के पीछे लाए हैं। मिड टिकट बनाना हाई टिकट से अलग होता है। हाई टिकट्स आप बिल्कुल भी कोल्ड तरीके से क्लोज नहीं कर सकते। हाई टिकट्स हमेशा रेफरल के जरिए ही होते हैं। आप बस किसी इवेंट में जाके भी हाई टिकट क्लोज नहीं कर सकते। मैं हाई टिकट या तो किसी वीसी के जरिए क्लोज करता हूं, क्योंकि मैंने उस वीसी को कुछ वैल्यू दी है। मैंने शायद किसी सत्र में पढ़ाया हो, तो फिर मैं नेतृत्व प्रशिक्षण सत्रों पे और अधिक ध्यान केंद्रित करूंगा। फिर मैं एक प्रोग्राम डिजाइन करूंगा। मैं केवल लीडरशिप कोचिंग सेशन ही लूंगा, और फिर जो भी सकारात्मक परिणाम देगा वो देगा। ये निर्माण का एक अलग तरीका है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। आप किस चीज की तलाश में? छोटा टिकट, मध्यम टिकट, उच्च पितर। गाहक लग, और फिर उसी के अनुसार एक योजना बनाएं। ये तीसरा बिंदु है। चौथा बिंदु, अपनी खुद की ब्रांडिंग बेहद जरूरी है। इसलिए इस बात की जागरूकता रखें कि आप अपने फाउंडर की ब्रांडिंग कर रहे हैं या अपनी ब्रांडिंग, ब्रांडिंग या एजेंसी की। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैंने ये बात मुश्किल तरीके से सीखी है। दुर्भाग्यवश एजेंसियां उतनी ही अच्छी होती हैं जितना उनका फाउंडर। ये एक सच्चाई है कि आपकी एजेंसी को आपसे बड़ी बनने में 1 या 2 साल लग सकते हैं। इसमें समय लगे। जैसे फिर से डेविड एक अच्छा उदाहरण नहीं है, लेकिन मान लीजिए शैबैंग। आप हर्षल, आपको बाद में पता चला। शैबैंग आपको पहले पता था, वो हर्षल से आगे निकल चुका है। मेरे लिए मेरे 90% क्लाइंट्स बज लैब को सिंधु के नाम से जानते हैं। ठीक है। बाकी क्लाइंट्स बज लैब को मेरे पार्टनर, मेरे को फाउंडर के नाम से जानते हैं। तो ये अभी तक मुझसे बड़ा नहीं हुआ है। मेरा लक्ष्य है मैं इसे कैसे बनाऊं। क्या आप चाहेंगे कि आपसे बड़ा मांगे? मैं चाहता हूं कि ये बड़ा हो। कोई भी एजेंसी इसलिए शुरू नहीं करता कि वे बस ज्यादा काम करना चाहते हैं। तकनीकी रूप से आप एजेंसी इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि लोग काम करें और उसका ध्यान रखें। और ये एक अलग ही खेल है। ये एक अलग ही खेल है। हर दिन जब मैं उठता हूँ और जब कोई क्लाइंट मुझे कॉल करता है, तो मुझे ये फैसला लेना पड़ता है कि अरे अब तुम इसका ध्यान रख। और ये छोटी छोटी आदतें होती हैं जिन्हें आपको बचाना पड़ता है। जैसे हर फाउंडर के अंदर ये खुजली होती है कि अरे मुझे अपनी बनाई सारी गड़बड़ियों का रक्षक बनना है। क्योंकि एक समय था जब मैं बहुत अच्छा कारीगर था, तो मेरी कारीगरी आज भी सामने आ जाती है। मैं इसे बेहतर तरीके से हल कर सकता हूँ। मैं इसे बेहतर तरीके से हल कर सकता हूँ। आपको उस खुजली पे काबू पाना होगा। आपको लोगों को ट्रेन करना होगा और उन्हें आगे बढ़ने देना होगा। यही तरीका है जिससे ये एक विरासत बनेगी, वरना ऐसा नहीं होगा। समझ गया। ये चौथा और आखिरी है। आज की भारतीय मानसिकता और जिस ढांचे में भारत पिछले समय में बना है, उसमें आज की पीढ़ी के बहुत सारे क्रिएटर्स 18, 17 से 23 साल की उम्र के बीच हैं। 18 से 23, 17 23, 17। से 23, जो उनके लिए बैचलर प्रोग्राम में जाने का सबसे अच्छा समय है। लेकिन क्योंकि क्रिएटर्स को ब्रांड डील्स मिल रही हैं और वे सोशल मीडिया पे बढ़ रहे हैं, वे पढ़ाई छोड़े। अ, मुझे पूरा यकीन है कि आपने सवाल समझ लिया है। मैंने सवाल समझ लिया है। बहुत सारे छात्र डिग्री हासिल करना नहीं चाहते, सही है? लेकिन माता-पिता तो माता-पिता ही होते हैं। भारत इसी तरह बना है। वे चाहते हैं कि उनका बच्चा डिग्री पूरी करे, है ना? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कुछ ठोस नहीं है। ये कुछ ऐसा नहीं है जो हमेशा चलेगा। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? और अगर आपको उन्हें कुछ कहना भी है, तो क्या आपको लगता है कि ये उम्र सही है जो वे कर रहे हैं उसके लिए?
और अगर ये सही उम्र भी है, तो आप छात्रों के डिग्री ना करने और सिर्फ कंटेंट क्रिएशन पे फ़ोकस करने के इस पूरे बदलाव को कैसे देखते हैं? या असल में बहुत सारे लोग अपनी नौकरी छोड़कर ब्रांडिंग पर ध्यान दे रहे हैं और पूरी भारत में इस खास सीन के इर्द-गिर्द एक सर्विस बनाने की कोशिश कर रहे हैं? तो मैं इसे अपनी पूरी नैतिक जिम्मेदारी और पूर्ण स्पष्टता के साथ व्यक्त करूंगा। और मैं इस बात को लेकर व्यक्तिगत रूप से अत्यंत गहराई से और पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि हम आज के उस कठिन दौर में हैं जहां किसी भी तरह का औसतपन या साधारण प्रदर्शन अब और अधिक समय तक टिक सकता है। ये विभाजन और भी बड़ा होने वाला है। इसका मतलब क्या है? पहली वही बात, मान लीजिए आपके पास ऑफिस से लौटने के बाद 2 घंटे हैं, आप अपना फोन खोलते हैं। उन 2 घंटों में पहले आप मान लीजिए 3 क्रिएटर्स का कंटेंट देखते थे। अब आपको 20 क्रिएटर्स का कंटेंट देखना पड़ता है क्योंकि एल्गोरिदम ने आपको मजबूर कर दिया। तो इसका मतलब है कि आपकी निष्ठा, आपका सम्मान या क्रिएटर्स के लिए आपकी याददाश्त पहले ही कम हो गई है। और साथ ही खुद से कंटेंट बनाना शुरू करने की आपकी संभावना भी। आपकी खुद से कंटेंट बनाना शुरू करने की आपकी संभावना भी कम हो गई है। अब ये फर्क और भी बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जाएगा। तो जब आपके पास समय की कमी होगी, तो आप कहेंगे कि अरे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, मैं सिर्फ उन्हीं क्रिएटर्स को फॉलो करूंगा जिनका कोई बैकग्राउंड है। मैं किसी भी रैंडम क्रिएटर के बारे में ऐसे ही फैसला नहीं ले सकता जो कुछ भी कर रहा हो। तो फिर क्या होगा? फिर से ये फर्क और चौड़ा हो जाएगा। जो उदाहरण हम आपको दे रहे थे, अगर सारे डॉक्टर कंटेंट बनाना शुरू कर दें, तो वे पूरी हेल्थ क्रिएटर इकोनॉमी को खत्म कर देंगे। बिल्कुल कौन इसका कोई बदनाम नहीं, क्योंकि डॉक्टरों ने बनाना शुरू कर दिया। समझ। बायोटेक, खेल, विज्ञान, लोग आदि चली भी यही बात लागू होती है। डिग्री कम करना सबसे बेवकूफी भरा काम है। मुझे लगता है कि कंटेंट क्रिएशन के लिए खास तौर पे ये डिग्रियों के बारे में नहीं है। मेरा मतलब है, आप डिग्री छोड़कर कोई कोहॉर्ट ज्वाइन करते हैं, ठीक है। डिग्री छोड़कर कोई सर्टिफिकेशन करते हैं, ठीक है। डिग्री छोड़कर किसी स्टार्टअप से जुड़ते हैं, वो भी ठीक है। और ऐसा क्यों जरूरी है? कंटेंट क्रिएशन असल में यही है कि आपके पास कोई नजरिया है और आप उसे दुनिया के सामने रखते हैं। आपका नजरिया कहां से आ रहा है? वो किसी ना किसी जानकारी या ज्ञान के स्रोत से ही आएगा। आप सोकर नहीं उठ सकते और कह सकते हैं, ठीक है, कल मैं ये चीज डाल दूंगा क्योंकि मुझे ये सपने में आ गई थी। हर कोई सोचता है कि मेरे पास बहुत सारा ज्ञान है। तो ज्ञान अलग है, बुद्धिमत्ता अलग है, जानकारी अलग है और तथ्य अलग है। ये चार अलग अलग शब्द हैं और इनकी चार अलग अलग बारीकियां हैं। आज सुबह मैंने, मान लीजिए, ईरान विवाद के बारे में पढ़ा। वो एक जानकारी है, वो ज्ञान नहीं है। ठीक है। मैंने भू राजनीति के बारे में रिसर्च करना शुरू किया, मुझे ज्ञान मिला। मैंने अन्य पहलुओं के बारे में रिसर्च करना शुरू किया, मुझे बुद्धिमत्ता मिली। ये तीनों अलग अलग दुनिया है। मुझे इसमें गलती नहीं करनी चाहिए। एक राजनीतिक रक्षा रणनीतिकार के पास बुद्धिमत्ता होती है, मैं उसके निर्णय पे भरोसा कर नहीं। मैं ज्ञान के लिए भुगतान करूंगा। तो ठीक है, उद्योग कभी नहीं करेगा या कभी भी जानकारी के लिए प्रीमियम नहीं दिया है। और तभी नहीं, असल में खासकर एआई के युग में वो जानकारी के लिए कभी भुगतान नहीं करेगा। वो ज्ञान और बुद्धिमत्ता के लिए भुगतान कर रहा है क्योंकि एआई खुद ही जानकारी पे है, आप जाके ये नहीं पूछ रहे कि ठीक है सिंधु, क्या मुझे पुष्पोलेक्स करना चाहिए या मुझे तुम्हारा वो क्या है भाई, स्प्लिट मान लो। वो जानकारी आपको मिल जाए। मैं तुम्हें सूक्ष्म बुद्धिमत्ता या ज्ञान दूंगा या तुम सूक्ष्म ज्ञान या बुद्धिमत्ता दोगे। पहली बात यह है कि कॉलेज छोड़ना ठीक है, लेकिन तुम्हारी जानकारी या तुम्हारा अभ्यास कहीं से तो आना चाहिए, किसी स्टार्टअप से जुड़ो। तो यहाँ कॉलेज विलन नहीं है, विलन ये है कि तुम सब कुछ छोड़ रहे हैं। जानकारी का स्रोत कहाँ से आ रहा है? और तुम मुझे ये नहीं कह सकते कि मैं 5 पॉडकास्ट सुनता हूँ और उसके ऊपर अपना कंटेंट बनाता हूँ। मैं तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करूंगा। ये पहली बात थी। दूसरी बात है करियर बनाने का सेफ्टी नेट। क्या कंटेंट एक करियर? बिल्कुल हाँ। लेकिन चलो बड़ी तस्वीर देखते हैं। तुम क्या 20 साल के हो अभी? तुम 80 से 90 साल तक जियोगे? क्या तुम सच में इसे एक्सेल शीट में डाल सकती हो? और भविष्य उज्जवल दिखता है? मतलब मुझे डर लगता है, मैं कभी पता नहीं चलेगा, तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा। लेकिन मुझे डर लगता है, तो मैं अपनी सारी चीजें छोड़कर सिर्फ कंटेंट क्रिएशन बिल्कुल नहीं करूंगा। दूसरी बात, तीसरी बात, चलो ये बात साफ कर लें कि कंटेंट के कई फॉर्मेट्स होते हैं। मैं तुम्हें अपना फॉर्मेट बताता हूँ और ताकि सब कुछ समझ में है। और भले ही मेरे पास एक पेडिग्री हो, मैं एक्स जुपिटर हूँ, बेटर हाफ, ये वो, लिस्ट चलती जाती है। 300 फाउंडर्स,
फिर भी मेरे मन में ये बात रहती है कि ठीक है, अगर फ़िल्टर कॉफ़ी नई पीढ़ी को समझ नहीं आ रही तो क्या होगा? और इसलिए मैं एक्स फ़िल्टर कॉफ़ी नहीं लिख सकता। और इसलिए वो चना गया और इसलिए मुझे एक नई पेडिग्री ढूँढनी पड़ेगी और वो तो हो गई, ज़ाहिर है। तो अब मैं आगे क्या कहूँ? और इसलिए पॉडकास्ट में एक अच्छे गेस्ट के तौर पर बने रहने के लिए मैं मास्टर्स यूनियन, एक्सएलआरआई इधर-उधर पढ़ाने की प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि ये एक स्किल सेट है। क्या आप पढ़ाते हैं? मैं पढ़ाता हूँ। अरे सच में? ठीक है, मेरा टीचिंग अवतार मेरे क्रिएटर अवतार से बड़ा है। ओह वाह! ठीक है, चलो इस पे बात करते हैं। ये बड़ा है, तो चूँकि मैं पढ़ाता हूँ, मेरा दिमाग लगातार उस मसल को एक्सरसाइज़ करता रहता है। और इसलिए मैं 2 घंटे का पॉडकास्ट कर सकता हूँ। आप 4 घंटे का पॉडकास्ट कर सकते हैं और मुझे थकान नहीं होगी। मेरे दिमाग में इतनी क्षमता है और इसलिए ये सब हो रहा है। इसी वजह से पढ़ाना भी हो रहा है। तो सब कुछ एक-दूसरे को ऊर्जा दे है और इसलिए दोनों चीज़ें हो रही हैं। अगर कोई मुझे किसी मार्केटिंग टीम को मोटिवेशनल टॉक देने के लिए बुलाए, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें कंटेंट है। ये कुछ-कुछ एडीएचडी माइंडसेट जैसा। अगर आप इसे ऐसा कहना चाह लें, ये एक वरदान है, ये एक वरदान है, ये एक वरदान है। लेकिन मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? मैं ये इसलिए नहीं कर रहा हूँ, अरे मुझे बस आके डिलीवर करना है। मैं ये कर अरे मैं कलाकार हूँ, क्योंकि आपको ये पसंद है। आपको वो पसंद है जो आप करते हैं, मुझे ये पसंद है। साथ ही मैं एक्टर्स की ये उपमा देता हूँ। अगर किसी एक्टर को ऐसी फ़िल्म की शूटिंग करनी है, जिसमें उसे सिक्स पैक एब्स बनाने हैं और कोई स्टंट करना है, तो वो स्टंट की प्रैक्टिस करेगा। वो सीधे जाके ये नहीं कहेगा कि अरे! मैं तो बस शुरू कर दूँगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। अगर मुझे डिलीवर करना है, अच्छा, क्वालिटी और अगर कोई मुझे पैसे दे रहा है, ठीक है, पैसे ना सही वो सिर्फ़ मेरा ट्रैवल बिल ही दे रहे हैं। मैं सीधे कल सुबह उठकर कॉलेज नहीं जा सकता और डिलीवर नहीं कर सकता। ये एक बड़ी ज़िम्मेदारी है, मुझे प्रैक्टिस करनी होगी। यही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप खुद को सच में कंटेंट क्रिएटर मानते हैं, तो हमें ईमानदारी से उस क्वालिटी के बारे में सोचना चाहिए जो हमें डिलीवर करनी है। मैं अपनी क्वालिटी कैसे बढ़ाऊँ? अगर मुझे यहाँ बैठ के कुछ डिलीवर करने की हिम्मत चाहिए, तो चाहे 200 लोग ही देखें, फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे उस जानकारी के बारे में पूरी तरह से पक्का होना चाहिए जो मैं आपको दे रहा हूँ। पूरी तरह से जानकार, पूरी तरह से सत्यापित, पूरी तरह से सत्यापित, पूरी तरह से जानकार और कोई भी बस यूँ ही कमेंट ना कर सके कि ये सब बकवास बताया गया था। यही है, कोरा में मैं ज़्यादा दिलचस्पी रखता हूँ। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सटीक है। सच अब हमने बात की थी कि छात्र अपनी डिग्री छोड़ रहे हैं। चलिए अब उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने अपनी डिग्री पूरी कर ली है, जो इन मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे हैं और अपनी नौकरी छोड़कर कंटेंट बनाने लगे हैं। इस बारे में आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि उस व्यक्ति को अपनी 9 से 5 वाली नौकरी छोड़कर कंटेंट बनाना चाहिए? तो फिर से मैं उसी बात पे वापस आ रहा हूँ। छोड़ना कोई विलन नहीं है। आप छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। अब आप आगे क्या करते हैं? आपकी जानकारी का स्रोत कहीं से तो आना चाहिए। क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ कि लोग किसी के अधीन काम नहीं करना चाहते। वे अपनी मर्ज़ी की आज़ादी चाहते हैं। वे अपनी मर्ज़ी की आज़ादी चाहते हैं। ये आलसीपन है, ये आलसी होना है। आप एंड्रू ह्यूबरमैन के पॉडकास्ट की इज़्ज़त करते हैं, जो 3 लाख तक जाता है। वो आदमी एक शोध करता है और आज भी सक्रिय रूप से शोध कर रहा है। आप लेक्स फ्रीडमैन की इज़्ज़त करते हैं, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो? अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वो आज भी हार्वर्ड में सक्रिय शोध करता है ना? न्यूरोसाइंटिस्ट, भौतिक विज्ञानी या कुछ और कुछ भी हो, आप उसकी इज़्ज़त करते हैं। एक निखिल कामत जो खुद संस्थापक हैं और सक्रिय हैं। चाहे उसने अपना समय कम कर दिया हो, फिर भी उसने फाउंड्री में निवेश करना शुरू किया है। आप उसकी इज़्ज़त करते हैं क्योंकि वो निवेश करता है और इसलिए जो भी वो कहेगा वो मदद करता है। दूसरे संस्थापकों को भी। दूसरे संस्थापकों की भी मदद करता है। बियर बाइसेप भी कोई आम आदमी नहीं है। वो कई कंपनियां चलाता है, एक मीडिया कंपनी भी। इसलिए अगर वो मुझे किसी चीज के बारे में कुछ बताता है और मुझे पसंद आता है, नहीं, उसकी होस्टिंग स्टाइल पे आपका क्या नजरिया है? मुझे ये ज्यादा पसंद नहीं है। लेकिन वो एक मीडिया कंपनी चलाता है, वो टीम बनाने के बारे में बात नहीं कर सकता। राज मीडिया में एक बड़ी टीम चलाते हैं, अगर वो मीडिया टीम बनाने के बारे में बात करते हैं तो मैं उन्हें जरूर सुनूंगा। तो भले ही इन लोगों ने बहुत सारी चीजें छोड़ दी हो, वे अभी भी कुछ ना कुछ अभ्यास कर रहे हैं, तो जिसे मैं सम्मान नहीं दूंगा। आपने 9 से 5 की नौकरी छोड़ दी, आप अपने घर में अकेले बैठते हैं, आप बस एक कंटेंट का टुकड़ा बनाते हैं। फिर भी ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा, आप हर दिन क्या पढ़ते हैं? क्या आप मुझे वो दिखा सकते हैं? और फिर अगर आपका जवाब है नहीं, मैं तो बस चैट जीपीटी हूँ, कुछ नहीं करता, तो फिर वो बिल्कुल भी कोई लंबा करियर नहीं है। क्या आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं? अच्छा है, बहुत बढ़िया। तो छोड़ना फिर से कोई विलन नहीं है। जब भी आप कंटेंट बना रहे होते हैं, बाकी समय में आप क्या करते हैं? यही मुख्य बात है। तो आपने अपनी यात्रा के दौरान अलग-अलग ब्रांड्स के साथ काम किया है।
और आपने अलग-अलग भूमिकाओं में भी बदलाव किया है। तो मैं 2 उदाहरणों के बारे में बात करना चाहता हूँ। आपने फ़िल्टर कॉपी और पेटीएम इनसाइडर के साथ काम किया है। क्या आप दर्शकों को बता सकते हैं कि आपको इन दोनों से असल में क्या मिला? और इन दोनों कंपनियों में आपकी भूमिकाएँ क्या थीं? और आपने उन्हें आगे बढ़ने में कैसे मदद की? मुझे लगता है कि वे मुझसे कहीं बड़े हैं, तो मेरी टीम ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। लेकिन वे सभी, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आकस्मिक रूप से हायर किए गए थे। मैंने अपनी पहली कंपनी छोड़ दी थी और फिर मैं एक थोड़े बुरे दौर में था, जहां मैं सोच रहा था कि मैं को-फाउंडर हूं, फाउंडिंग मेंबर हूं, वगैरह-वगैरह, लीडरशिप में हूं और अब नौकरी ढूंढ रहा हूं। ये मेरे लिए एक बड़ा अहंकार का मुद्दा था, जिसे मुझे छोड़ना पड़ा। लेकिन साथ ही मुझे ये डर भी था कि अरे, मुझे लगता है कि मुझे अभी बहुत कुछ नहीं आता और इसी वजह से मुझे किसी से सीखने की ज़रूरत थी। यही वो दौर था जिसमें मैं था। तो मुझे बस insider.in से ये ऑफ़र मिला, जिसका नाम बाद में बदल के पेटीएम इनसाइडर हो गया क्योंकि पेटीएम ने उन्हें खरीद लिया था। अब इसे ज़ोमैटो द्वारा डिस्ट्रीब्यूटेड कहा जाता है क्योंकि ज़ोमैटो ने उन्हें खरीद लिया। और यहाँ ये सारी सहयोग की बातें फिर से मायने रखने लगी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड म्यूज़िक में था। वे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो म्यूजिक फेस्टिवल्स और कार मार्केटिंग संभाल सके, और उन दिनों डिजिटल मार्केटर्स की संख्या बहुत कम थी। तो मेरा डिजिटल और म्यूजिक का अनुभव उन्हें सही लगा और उन्होंने कहा, संभालो म्यूजिक फेस्टिवल्स के साथ साथ स्पोर्ट्स कैटेगरी भी, जिसमें स्पोर्ट्स कैटेगरी में आईपीएल, इंडियन सुपर लीग, प्रो कबड्डी लीग शामिल। और मुझे खेलों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं कोशिश करूंगा और देखूंगा। मेरा काम था म्यूजिक फेस्टिवल्स और पीटीएम के तहत मूवीज को संभालना। तो मूवीज मतलब क्या? एवेंजर्स वगैरह, और स्पोर्ट्स जिसमें प्रो कबड्डी लीग, इंडियन सुपर लीग, टी20 मैचेस वगैरह शामिल थे। और परफॉर्मेंस मार्केटिंग, मेटा एड्स, गूगल एड्स, क्रिएटिव्स, ईमेल मार्केटिंग आदि को संभालना था आदि। और हाँ, मेरा काम था इन सब चीजों को संभालना। आसान शब्दों में कहूं तो अगर अरिजीत सिंह का शो अहमदाबाद में हो रहा है और अगर 20% का टारगेट दिया गया है कि टिकट्स पेटीएम इनसाइडर पर बिके, तो मुझे वो 20% टारगेट किसी भी तरह की मार्केटिंग करके पूरा करना होता था। यही वहां का टारगेट था, वो था। पेटीएम इनसाइड, हाँ, पेटीएम इनसाइड। फ़िल्टर कॉफ़ी। फिर फिल्टर कॉफी में मेरी हायरिंग एक एक्सीडेंटल हायर थी। शायद मैं ही अकेला इंसान था जो मीडिया साइंस इवेंट को कैसे प्रमोट किया जाता है, इवेंट में क्या क्या होता है, वगैरह वगैरह की बातें कर रहा था। फाउंडर ने मुझे एक कप कॉफी के लिए बुलाया और हम बस बातें कर रहे थे। और उन्होंने कहा, देखो मैं एक ग्रोथ रोल बनाना चाहता हूँ। मैं एक एक्सपेरिमेंटल हायर था, तो उन्होंने कहा तुम बस आ जाओ, देखते हैं क्या होता है। वहाँ कोई हायरिंग हो ही नहीं थी। तो वहाँ मेरी जॉब ये थी कि उन्होंने कहा, मैं वायरैलिटी का साइंस समझना चाहता हूँ। मैं वेब सीरीज़ मार्केटिंग का एसओपी समझना चाहता था। ये लॉजिक कि वेब सीरीज़ की लंबाई कितनी होनी चाहिए, कितने एपिसोड्स बनाए जाने चाहिए, ट्रेलर कैसे कट किया जाए, कितने ट्रेलर कट किए जाने चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि तुम हर स्टेटस को चैलेंज करो। तो मेरी जॉब वहाँ यही के फाउंडर की तरफ से जो ब्रीफ मिला था, वो ये था कि मैं तुम्हें पूरी अथॉरिटी दे रहा हूँ कि तुम फ़िल्टर, कॉपी, डाइस जैसी अलग-अलग यूनिट्स के सभी सीनियर एग्ज़ीक्यूटिव्स को बायपास कर सकते हो और उन्हें लॉजिक के साथ काउंटर कर सकते हो कि देखो ये होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ताकि थंबनेल डिज़ाइन के साइंस, जोक के साइंस आदि का डेटा लॉजिक तैयार किया जा सके। कमेंट, स्क्रैपिंग अलर्ट आदि। मेरा टारगेट यही था। मेरा मुख्य टारगेट था कि आप 200 मिलियन व्यूज प्रति माह से 800 मिलियन या 900 मिलियन व्यूज प्रति माह तक कैसे बढ़ सकते हैं। यही तरह का रोल था नया, इसलिए मेरे लिए उस रोल को समझाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें थोड़ा डेटा, थोड़ा मार्केटिंग, थोड़ा डिजिटल, थोड़ा प्रोडक्ट, थोड़ा कंटेंट मार्केटिंग, बहुत ही जटिल चीज है समझाने के लिए। अगर आपको अपने छोटे वाले खुद को एक बात या एक गलती बतानी हो जो आपने की थी, तो वो क्या होती? मेरी एक गलती जो दोबारा नहीं होनी चाहिए थी, और आपकी एक गलती। और आप उसे दोबारा नहीं करना चाहेंगे। लेकिन वो एक गलती थी और आपने उससे सीखा। तो वो कौन-सी एक गलती थी जो आपके साथ हुई और जिससे आपने बहुत कुछ सीखा? मैं कुछ और कहना चाहूंगा, मुझे और ज्यादा गलतियां करनी चाहिए थी, मुझे करनी चाहिए थी, क्योंकि मैं एक अलग किस्म का इंसान हूँ। हर बार जब मैं कोई गलती करता हूँ तो मेरा दिमाग उसे जल्दी सुधारने के लिए मजबूर हो जाता है, और सुधारने की उस प्रक्रिया में मैं सीखता हूँ। मुझे लगता है कि मैंने कम गलतियाँ की हैं, मुझे और ज़्यादा गलतियाँ करनी चाहिए थी। उदाहरण, मान लीजिए अपने बॉस से लड़ाई करना, चलिए कोट अनकोट मान लेते हैं कि ये एक गलती है। समय के साथ आप समझते हैं और जान जाते हैं कि आपको कैसे बोलना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। ये से जुड़ता है। हाँ, तो मुझे और ज़्यादा लड़ाइयाँ लेनी चाहिए थी, ना मुझे और ज़्यादा बेतरतीब फैसले लेने चाहिए थे, और ज़्यादा बेधड़क फैसले लेने चाहिए थे। इसीलिए मुझे जेन ज़ेड बहुत पसंद है।
वे लोग जल्दी फैसले लेंगे, बेधड़क या ना भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वे फैसला जल्दी हो जाएगा। और वो भी बहुत जल्दी। हाँ, मैं अब आपको अपने फैसले को लेकर भ्रमित नहीं होना चाहिए और उसे ये कहकर महिमा मंडित नहीं करना चाहिए कि आप जिज्ञासु बनने की कोशिश कर रहे हैं और महिमा मंडन ये है कि अरे मैं किसी और चीज़ के साथ टिक नहीं सकता। वहाँ एक बहुत पतली रेखा है। ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे और तेज़ फैसले लेने चाहिए थे। और एक सलाह जो आप अपने छोटे संस्करण को देंगे? भावनात्मक रूप से और अधिक उपलब्ध रहो। अपना ईक्यू बढ़ा क्यों? मुझे लगता है मैं बहुत तर्कसंगत था, जो मुझे नहीं होना चाहिए था। इसका नतीजा ये होता है कि आप टीम के रूप में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। आप अकेले व्यक्ति के रूप में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, टीम के रूप में नहीं। ठीक है, यही आपकी कमी थी। यही मेरी कमी थी। मुझे अब भी लगता है कि ये कमी मुझ में थोड़ी कम है, लेकिन अब भी है। भैया, हाँ, क्योंकि आप जल्दी फैसले लेने वाले हैं और जब बात आती है नहीं मैं ज़्यादा मेरा ईक्यू कम है, आईक्यू ज़्यादा है। ये कमी है। और मुझे लगता है कि टीम के साथ आपको कोई भी फैसला लेने के लिए अपने बाकी टीम मेंबर से भी काफ़ी सलाह करनी पड़ती। टीम डायनामिक्स अलग होता है। टीम डायनामिक्स उतना छोटा भी हो सकता है। जैसे मान लो मैं एक डिज़ाइनर के साथ काम कर रहा हूँ और मुझे कल एक थंबनेल डिलीवर करना है। मुझे ये पकड़ना आना चाहिए और देखना चाहिए कि अरे! आज तुम थोड़ा डाउन फ़ील कर रहे हो और एक छोटी-सी बात जैसे भई थोड़ा चाय पे चलें? और मैं तुम्हें 1 कप चाय देता हूँ और साथ में टहलने ले जाता हूँ, तो बाकी सब कुछ ठीक हो जाता है। यहीं यहीं क इसके मुकाबले में आके तुम्हें देखूँ और कहूँ कि ठीक है, तुम्हारा दिन अच्छा नहीं जा रहा है और फिर पूछूँ इमेज कहाँ है? क्यों नहीं? फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें बस काम चाहिए, वो ज़हन टीमें ऐसे काम नहीं होती। टीमें ऐसे काम नहीं करते। लेकिन तुम कह रहे थे कि तुम्हें भावनात्मक रूप से और उपलब्ध होना चाहिए था। होना चाहिए। लेकिन अब तुम वैसे हो। जो मैं हूँ, ठीक है। मैं ठीक हूँ, सबसे अच्छा नहीं हूँ लेकिन हाँ, और अगर तुम्हें देखना हो कि आगे तुम्हारे लिए क्या है, तो क्या तुम्हारा कोई लक्ष्य है या बस नहीं, अभी हम एआई में हैं, भई मुझे नहीं लगता कि तुम कोई भी लक्ष्य बना सकते हो। अभी के लिए मेरा एकमात्र लक्ष्य वही है जो कल हुआ था। मुझे आज अपडेट होना चाहिए। बस इतना ही। क्लाउड ने कोवर्क लॉन्च किया, मैं भी प्रैक्टिस करूँ, यही मेरा एकमात्र टारगेट है। अगर क्लाउड कल कुछ लॉन्च करता है, मुझे होना चाहिए, मैं किसी चीज़ का लक्ष्य नहीं बना रहा, तुम कर ही नहीं सकते। इस समय कोई भी कुछ भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। चाहे वो नौकरियाँ हों, मुझे शक है किसी पर भी, किसी भी करियर पर। मुझे लगता है कि करियर कोच और करियर काउंसलर को खुद को ढालना पड़ेगा। बजाय इसके कि सलाह दें कि ठीक है तुम्हें 5 साल की योजना बनानी चाहिए। भाड़ में जाए बिल्कुल नहीं। तुम्हें 5 साल की योजना नहीं बनानी चाहिए। तुम्हें 6 महीने का माइलस्टोन ज़रूर बनाना चाहिए जिसे हासिल किया जा सके। अगर आपको आज एक क्रिएटर चैनल शुरू करना पड़े, अपने किए गए गलतियों के आधार पर, क्योंकि आपने गलतियों के बारे में बात की थी, तो आज आप कौन-सा चैनल चुनेंगे या कौन-सा नीच चुनेंगे और उसे पूरी तरह से फ़ॉलो करेंगे? एक नया चैनल मैं अभी नहीं करता हूँ। हाँ। जो जिसमें आपको लगता है कि बहुत संभावना है। मुझे लगता है कि मैं इंस्टाग्राम पर जाऊँगी और सभी विज्ञापनों, फ़िल्मों, गानों, एआई मार्केटिंग की समीक्षा करूँगी कि ये सब कैसे किया जाता है। तो मान लीजिए कि धुरंधर रिलीज़ हो जाती है। मैं बस ये विश्लेषण करूँगा कि कितने हैं, ट्रेलर की लंबाई का थंबनेल, विपणन गतिविधियाँ क्या है, इस खबर को कौन-सी एजेंसी कवर कर रही है, ठीक है ना? कोई इसके बारे में बात कर रहा है। नहीं, आइडिया अच्छा है। 100% 100%। अलविदा। नंबर 1 बात हमेशा याद रखो, अगर दुनिया को संगीत पसंद है, तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर रहेगा। अगर आप उसके ऊपर ज्ञान की एक परत बना पाते हैं, तो वो काम करेगा। अकेला ज्ञान कोई देखना नहीं चाहता। ज्ञान के साथ मनोरंजन हो तो लोग देखना चाहते हैं। तो अगर कोई भी फॉर्मेट दोनों को कवर करता है, तो लोग उसे पसंद करेंगे। अगर मैं सिर्फ एक टेक्स्ट बुक बना दूं कि फिल्मों को कैसे प्रमोट करें, तो किसी को दिलचस्पी नहीं है। धुरंधर को कैसे प्रमोट किया गया, इसमें लोगों की दिलचस्पी है। इस संगीत को कैसे प्रमोट किया गया, इसमें लोगों की दिलचस्पी है। संगीत को कैसे प्रमोट किया जाता है। लोगों को इसमें दिलचस्पी नहीं है। यही बात मैं कल अपने एक दोस्त को बता रहा था। फ़िल्मों को उतने व्यूज़ नहीं मिलते। असल में पर्दे के पीछे की चीज़ों को फ़िल्मों से ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं। बिल्कुल सही। तो आप कह रहे थे कि आप चीज़ों को तोड़कर और विश्लेषण करके दिखाएँगे। हाँ, मैं हर उस चीज़ पर सबसे बड़ा और सबसे विशाल चैनल बन जाता, जिसमें नर्डी चीज़ें, संगीत, फ़िल्में, पॉप कल्चर की कोई भी बात और अनबिके इतना तो है डिग्री का समर्थन। किया, क्योंकि मेरे पास डिग्री है जो अंदरूनी समझ को समर्थन देती है। अब समय है एक त्वरित रैपिड फायर का। क्या आप रैपिड फायर के लिए तैयार हैं? हाँ, चलिए करते हैं। त्वरित और तीव्र गोलीबारी। रचनाकार या ब्रैंड? पहला प्रश्न। अधिक पैसा कमाने के लिए या क्या?
अधिक पैसा कमाने के लिए नीलकॉर्न, डाइन एआई सामग्री हो या मानवीय रचनात्मक, इंसान एआई क्यों नहीं? आज की एआई क्रांति। लंबे समय में नहीं, मनुष्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई से अधिक धन अर्जित करेंगे, कम कीमत पर, सशुल्क विज्ञापन या ऑर्गेनिक ग्रोथ, एक व्यवसाय के रूप में। पेड हेड्स, पेड एड्स पर्सनल ब्रांड या कंपनी ब्रांड, और सर्वेंट संस्थापकों के लिए लिंक्डइन या इंस्टाग्राम। लिंक पेन। क्यों? लिंक्डइन और इंस्टाग्राम। कोई भी B2B नहीं देख रहा, कोई निवेशक नहीं देख रहा, कोई ग्राहक नहीं देख रहा, बस कुछ रैंडम लोग देख रहे हैं ताकि आप खुश रहें। लिंक्डइन कमाल कर, चाहे आपको कम व्यूज मिले फिर भी वो किसी ठोस चीज में बदल जाएगा। और आपने ये भी कहा पर्सनल ब्रांड कंपनी ब्रांड से ऊपर, सरिया कंपनी क्यों नहीं? किसी को आपकी कंपनी की परवाह नहीं है। फिर रही बात, लोग कंपनी के फाउंडर से जुड़ना चाहते हैं, जबकि आप देखेंगे कि कंपनी के पेज नहीं बढ़ रहे, व्यक्तिगत पेज बढ़ रही, मैं की तेज बढ़ रही। समाप्त करने के लिए, अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है या कोई किसी भी चीज में आना चाहता है, जो भी हमने अभी बात की, हमने अभी अभी एनआर के जरिए इसके बारे में बात की थी, और एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर, और क्योंकि आप इस क्षेत्र में बहुत प्रभावशाली हैं, ऐसी कौन सी ठोस सलाह या सिद्धांत है जिसे आप उन्हें फॉलो करने के लिए कहेंगे? मतलब जाहिर है गलतियां करें लेकिन उनसे सीखें, लेकिन कम से कम गलतियां करने के लिए, कम गलतियां करने के लिए, तो एक ऐसा कौन सा सिद्धांत या सलाह है? तो आइए इसे 3 हिस्सों में बांटते हैं क्योंकि हमने बहुत सारी बातें कवर की हैं। मैं क्रिएटर्स के बारे में बात करूंगा, मैं उन लोगों के बारे में बात करूंगा जो मीडिया में किसी भी चीज में एजेंसी शुरू करना चाहते हैं, फाउंडर्स जो अपने ब्रांड को बढ़ाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 अलग-अलग शेप है ताकि ये आसान हो जाए। अगर आप क्रिएटर बनना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा रॉनेस, स्वाभाविकता की ज़रूरत है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सिर्फ विषय वस्तु के बजाय अपनी पर्सनैलिटी बनाने की कोशिश करें। मतलब सिर्फ एक वाक्य पढ़ना अब भरोसा बनाने का तरीका नहीं है। पर्सनैलिटी होना ज़रूरी है। पर्सनैलिटी छोटी-छोटी चीज़ों में भी विकसित की जा सकती है। जो कपड़े आप पहनते हैं, वे चीज़ें। अपना चश्मा बदलो, तुम्हारी पर्सनालिटी का स्टाइल बदल जाएगा। बिल्कुल सही, प्रैक्टिस करो। मैंने तुम्हारी घड़ी देखी, कौन सी है ये? ये फॉसिल है। बहुत कूल लग रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो हाँ, फिर से उदाहरण के लिए मान लो मुझे हर बार यही पहनना है, तो वही मेरी पहचान है। अगर मुझे अपना चश्मा बदलना है, तो वही मेरी पहचान है। मान लो, अगर सारे चश्मे नीले होते, सेठ गोल्डन का पीला है। ये छोटी-छोटी पहचानें हैं जिनके बारे में सोच-समझ कर तय किया गया है। वहाँ बहुत सारी चीजें डालो। तीसरा पॉइंट है वो नजरिया जिसके बारे में हमने बात की थी। यानी किसी निच को एंटरटेनमेंट और फॉर्म के साथ मिलाने की कोशिश करो। कोई ऐसी दिलचस्प चीज जो और कोई नहीं कर रहा। आई सब बात कर हैं। टॉप 5 टूल्स जो तुम्हें पढ़ने चाहिए या टॉप 5 टूल्स जो तुम्हें ट्राई करने चाहिए। सब यही कर रहे हैं। वहाँ कोई क्रिएटर पर्सोना नहीं है। मैंने ये टूल्स ट्राई किए और ये हुआ। ये एक पर्सनैलिटी का हिस्सा है जो सामने आ रहा है, कमेंट्री निकल रही है वगैरह। ये क्रिएटर्स के लिए है। कंटेंट से कॉमर्स थ्योरी बनाने की जागरूकता रखो। अगर चाहो तो कोई कंसल्टेंट या एडवाइजर ले लो, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक टीम चाहिए। फिर आती है एजेंसी। मीडिया में कुछ भी हो, मुझे बहुत बहुत क्लियर रहना है। स्मॉल टिकट, मिड टिकट या ए टिकट। अगर आप हाई टिकट कर रहे हो तो खेल अलग है। अगर आप हाई टिकट कर रहे हो तो शायद आपको इकोसिस्टम से और ज्यादा जुड़ना शुरू करना चाहिए। वीसी से दोस्ती करो, फाउंडर्स से दोस्ती करो, फाउंडर्स के एडवाइजर्स, कंसल्टेंट्स, इंटरनल लोग, एक्सटर्नल लोग, सबसे कनेक्ट बना। जितना हो सके सिखाने की कोशिश करो। सिखाना हाई टिकट के लिए एक बेहतरीन गेटवे है क्योंकि इससे भरोसा बनता है। स्मॉल टिकट में अपनी कोल्ड सेल्स करो, जो मन करे वो करो, लेकिन अपनी निच पहचानो, अपनी आइडेंटिटी फैक्टर समझो। जैसे उदाहरण के लिए, हो सकता है मैं एग्जीक्यूशन में सबसे अच्छा न रहूं, मैं कंटेंट लेड ग्रोथ स्ट्रेटजी में सबसे बेहतरी हो, तो मेरी एजेंसी इसी के लिए जानी जाएगी कि अगर कोई कोई ब्रांड मुझसे संपर्क कर सकता है और कह सकता है मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी फीस दूंगा। मैंने प्रोडक्शन के लिए कम लागत वाली एजेंसी ढूंढ ली है। उनके साथ काम करो और समझो। अगर मैं प्रोडक्शन करना शुरू करता हूं तो ठीक है, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि मैं उसमें सबसे अच्छा नहीं हूं। मैं प्रोडक्शन हाउस के साथ दोस्ती करना ज्यादा पसंद करूंगा। मैं तो 5-6 अलग-अलग लोगों के साथ मिलकर कार्टेल बनाना पसंद करूंगा। हम एक कलेक्टिव बनाते हैं और कहते हैं कि हम इस मार्केट पे हावी हैं। ये एजेंसी बनाने का एक अलग परि। तो ये है मीडिया एजेंसी का फेज। तुम्हें अपनी पर्सनल ब्रांडिंग में 100% निवेश करना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे कोई एजेंसी अपने फाउंडर्स या को फाउंडर्स के नाम से जानी जाती है, वही एजेंसी साइट पे भी लागू होता है। फिर आता है कि अगर कोई इसमें करियर बनाना चाहता है, ये एक दिलचस्प बतराव है। मुझे लगता है कि मार्केटिंग में एआई एक स्किल सेट के तौर पे गायब है और फाउंडर्स इसकी तलाश में है। अगर आप ये स्किल सेट बना सकते हैं तो बहुत बढ़िया।
मार्केट में यूट्यूब की टेक्निकल जानकारी की कमी है। अगर आप ये बना सकते हैं तो बहुत बड़ा मौका है। मीडिया के साइंस वाले हिस्से की टेक्निकल जानकारी भी। मार्केट में काफ़ी लोग हैं जो कह सकते हैं कि हाँ, मुझे कंटेंट बनाना आता है। ऐसे लोग कम हैं जो कह सकें कि आप मुझे ब्रीफ बताइए, मैं ब्रीफ समझूँगा और आपको एक कंटेंट प्लान दूँगा। एंड हाँ, ये 2 अलग-अलग स्किल सेट्स हैं। अगर आप बेहतरीन रील्स बनाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक बेहतरीन सोशल मीडिया मैनेजर हैं। सोशल मीडिया मैनेजर वो होता है जो ब्रांड बुक समझ सके, ब्रांड को डिकोड कर सके, फिर रील बना सके। 2 अलग-अलग स्किल सेट्स हैं। ये चीज़ गायब है। तो अगर आप अपनी स्किल सेट, समझ और एक्सपोज़र उसमें बना सकते हैं, तो आप उसमें करियर बना सकते हैं। ये 3 अलग-अलग चीज़ें हैं, जहाँ मैं कहूँगा कि यही एकमात्र चीज़ है जो आपको इससे लेनी चाहिए। इस पॉडकास्ट से। तो सिंधु आप प्रैक्टो, फिल्टर कॉपी, पेटीएम इनसाइडर के साथ रही हैं। आपने राजश्रमणी जैसे लोगों के साथ काम किया है और शरण के साथ वित्त क्षेत्र में काम किया है। ये सभी आज की दुनिया में बड़े नाम और बड़े ब्रांड हैं। आज के समय में आप जानते हैं, ये बहुत बड़ा है। आपने इन्हीं सब चीज़ों से बज़लैब का निर्माण किया है। आपने जिन सभी कंपनियों के साथ काम किया है, उनमें से एक सामान्य बात क्या है, जिसे आपने बज़बल के निर्माण में शामिल किया है? एक सामान्य बात। दृढ़ विश्वास वच है, तो क्या ये दोष सिद्धि है? इसलिए रचनाकारों में दृढ़ विश्वास की कमी होगी। ब्रांडों में वितरण को लेके आत्मविश्वास की कमी होगी। कंटेंट बनाना आसान है, वितरण करना मुश्किल है। मैं सिर्फ एक वितरण कंपनी बना रहा हूँ, यही सबसे सीधी बात है। अगर मैं वितरण में एक बड़ी कंपनी बना सकता हूँ तो बहुत अच्छा, क्योंकि मैं वितरण के लिए खड़ा हूँ। मेरा रोल हमेशा वितरण का ही है। बस इतना ही। अगर कल वितरण के लिए मुझे एआई चाहिए तो मैं उसे लागू करूंगा। अगर कल वितरण के लिए मुझे टेक्नोलॉजी चाहिए तो मैं उसे लागू करूंगा। तो आप कहेंगे ये बस दृढ़ विश्वास है। वितरण, दृढ़ विश्वास और वितरण। दृढ़ विश्वास और वितरण ही है, जिसने आज बज़लैब को बनाया है बिल्कुल सही। और यही मेरी पहचान है। ये भी तुम्हारी पहचान है। तो कोई मुझे इस तरह नहीं जानता कि अरे मैं कैमरा ट्रिक्स के बारे में बताने वाला सबसे अच्छा इंसान हूँ। मैं मैं तुम्हें बताने के लिए सबसे अच्छा इंसान है। अगर तुम ये कैमरा इस्तेमाल करोगे तो टेक रिटेंशन बढ़ेगा। यही फर्क एक डीओपी आपको देगा। सिनेमैटिक नहीं शेयर। मैं तुम्हें बता दूंगा कि वो सिनेमैटिक चीज रिटेंशन बढ़ाएगी या नहीं। लोग शेयर करेंगे और बस इतना ही फर्क है। यही फर्क है और इसी वजह से हम दोनों साथ साथ रहेंगे। समझ गया, बढ़िया। मुझे लगता है ये बहुत शानदार बातचीत थी, बहुत कुछ सीखने को मिला, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे लगता है आपकी ग्रोथ और सफ़र से ऑडियंस के लिए भी बहुत कुछ सीखने को है और आज के क्रिएटर स्पेस में क्या करना है और क्या नहीं करना है, आज की क्रिएटर स्पेस में क्या करना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आने के लिए, आपका समय देने के लिए और ये बहुत प्यारी बातचीत रही। बुलाने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया।